आरएनए वायरस का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मिक्सो वायरस। तो मिक्सो वायरस में एक्चुअली दो प्रकार के मिक्सो वायरस आते हैं। एक का नाम है ऑर्थोमिक्सो वायरस और दूसरे का नाम है पैरामिक्सो वायरस। ऑर्थोमिक्सो वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस आता है जो आगे जाके तीन प्रकार का होगा, इन्फ्लुएंजा ए, बी एंड सी। पैरामिक्सो वायरस में ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑर्थो में इन्फ्लुएंजा आएगा तो पैरा में पैरा इन्फ्लुएंजा आएगा। इसके अलावा इसमें आता है MMR। ज्यादातर हम MMR को मीजल्स, मम्स और रुबेला की वैक्सीन के नाम से जानते हैं, पर पैरामिक्सो वायरस में MMR का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज मीजल्स, मम्स एंड R फॉर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। आजकल रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस को ह्यूमन RSV भी बोला जाता है। तो प्लीज ये याद रखना कि मीजल्स, मम्स तो पैरामिक्सो वायरस की फैमिली मेंबर्स हैं, बट रुबेला इस फैमिली में नहीं आता। रुबेला को टोगा वायरस फैमिली में पहले माना जाता था। आजकल रुबेला की फैमिली बदल के मटोना विरिडे फैमिली मानी जाती है। तो प्लीज रिमेंबर, जब हम वैक्सीन पढ़ते हैं तो MMR का फुल फॉर्म मीजल्स, मम्स, रुबेला होता है, बट इसमें से मीजल्स और मम्स पैरामिक्सो वायरस फैमिली में आते हैं और रुबेला एक दूसरी फैमिली का हिस्सा होता है। नाउ लेट मी कम बैक टू क्या क्या बचा। पैरामिक्सो में एक था पैरा इन्फ्लुएंजा, एक था MMR मतलब मीजल्स, मम्स और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, और आजकल एक नया वायरस जो इमर्ज हुआ है नीपा वायरस, वो भी पैरा इन्फ्लुएंजा फैमिली में आता है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑर्थोमिक्सो वायरस पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जाननी है क्योंकि एग्जाम में आपको लेबलिंग पूछी जाती है। अगर इस इन्फ्लुएंजा वायरस को आप देखो तो इसमें आपको कुछ सेगमेंट्स दिखाई देंगे। जो ये RNA है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों? क्योंकि हमने एक निमोनिक पढ़ा था, बीरा निमोनिक, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस के टोटल कितने सेगमेंट्स थे? 8 सेगमेंट्स माने गए थे RNA के। तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब बाहर के स्ट्रक्चर को देखें तो ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स मुझे अबंडेंस में, ज्यादा तादाद में दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम है HA मतलब हीमैग्लूटिनिन। हीमैग्लूटिनिन वो मॉलिक्यूल है जिससे इन्फ्लुएंजा हमारी बॉडी में एंट्री लेता है। इन्फ्लुएंजा मतलब आप जानते हो कि रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो रेस्पिरेटरी सेल के अंदर घुसने के लिए हीमैग्लूटिनिन का सहारा लिया जाता है। और जो कम तादाद में प्रेजेंट है, जो कि मुझे कुछ यहाँ पे 4 या 5 ही दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम रखा गया है न्यूरामाइनिडेज। NA के नाम से जाना जाता है। न्यूरामाइनिडेज का काम है एग्जिट करना, मतलब रेस्पिरेटरी सेल के अंदर घुसने का काम जो है वो हीमैग्लूटिनिन कराता है और उस सेल से निकलने का काम जो है वो न्यूरामाइनिडेज कराता है। इनके अलावा आपको दो और चीजें यहाँ पर एक जूम इन करके अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो सबसे बाहर हो गया हीमैग्लूटिनिन, कम तादाद में हो गया न्यूरामाइनिडेज। उसके बाद अगर आप देखोगे आपको दो और प्रोटीन्स दिखाई देंगे। एक है M1 प्रोटीन जो यहाँ पे कुछ ज्यादा तादाद में है, और एक है कम वाला जो कभी कभी पर्पल कलर के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो है M2 प्रोटीन। तो क्या होते हैं M1 और M2? ये दो प्रोटीन्स हैं जिसमें से M2 प्रोटीन एक आयन चैनल का काम करता है। आयन चैनल किस लिए काम में आता है? क्योंकि ये वायरस की अनकोटिंग का काम करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी वायरस हमारी बॉडी में आएगा, अगर ये हम एक रेस्पिरेटरी सेल माने तो रेस्पिरेटरी सेल में घुसने का काम तो हीमैग्लूटिनिन कराएगा, पर वायरस जब हमारी बॉडी में आया या सेल में आया तो पूरे वायरस से मुझे ज्यादा लेना देना है नहीं, मुझे वायरस के RNA से लेना देना है, क्योंकि इसी से आगे 10,000 20,000 कॉपीज बनेंगी, वो RNA से बनेंगी। तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आसपास की चीजें हटा दो, आसपास की चीजें को क्या कर दो, अनकोटिंग कर दो, तभी तो RNA निकल के आएगा और उसी से मेरी 1000 या मिलियन कॉपीज बन पाएंगी। तो फिर अनकोटिंग का काम कौन से चैनल से होता है? M2 से होता है। और ये प्लीज याद रखना क्योंकि आगे जाके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस वायरस को ग्रो करने से रोकना है, अगर मुझे अपनी बॉडी में इसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो आजकल ऐसे ड्रग्स आए हैं जो इस M2 को काम नहीं करने देते, मतलब वायरस को खुलने ही नहीं देंगे, अनकोटिंग होने ही नहीं देंगे। कुछ देर में हम इनके ड्रग्स भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें, एंट्री के लिए होता है हीमैग्लूटिनिन, एग्जिट के लिए होता है न्यूरामाइनिडेज। दो मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं M1 एंड M2, और M2 जो है वो अनकोटिंग में यूज होता है। अब हम फाइनली पढ़ते हैं कि ये जो हम डिफरेंट पढ़ते हैं कि इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो गया, ये किस वजह से होता है। तो दो एंटीजेनिक वेरिएशंस हैं जो आप PSM में भी पढ़ते होगे। एक है एंटीजेनिक शिफ्ट और एक है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। पहले तो याद रखना S फॉर S, एंटीजेनिक शिफ्ट एकदम से होती है, सडनली होती है, और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जो है जो धीरे धीरे होती है, तो ये ग्रेजुअल चेंज, तो धीरे धीरे होगी। पहले हम पढ़ेंगे एंटीजेनिक शिफ्ट, सडनली हो जाता है। और कोई भी चीज अगर सडनली, मतलब यूल से मैम वेरिएशन का मतलब हुआ वायरस एकदम से बदल जाता है। अब एकदम से अगर वायरस बदल गया तो फिर क्या होगा, इनकी वजह से एपिडेमिक्स होंगे, पैंडेमिक्स होंगे। तो एकदम से कैसे बदल गया? ऐसा मानो कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस नंबर 1 है,
और ये इन्फ्लुएंजा वायरस नंबर 2 है। अगर आप ध्यान से देखो, इसका आरएनए पर्पल कलर का दिया है, इसका आरएनए रेड कलर का दिया है। ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक ही एनिमल में अगर इन्फेक्ट कर गए, मान लो पिग में चले गए, पिग को इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा 1 से भी हो गई, इन्फ्लुएंजा 2 से भी हो गई। अब पिग को बोला जाएगा मिक्सिंग वेसल। पिग में हुई मिक्सिंग, दोनों वायरस मिक्स हुए, मतलब यहाँ का पर्पल यहाँ का रेड मिक्स हुआ और एक तीसरे ही प्रकार का वायरस निकल के आया। तो पिग के अंदर क्या बन गया? वायरस नंबर 3। तो पिग है वो मिक्सिंग वेसल, और ये बोला जाएगा एंटीजेनिक शिफ्ट, क्योंकि अब अभी तक सिर्फ वायरस 1 और वायरस 2 थे इन्वायरमेंट में। अब पिग में से जो तीसरा प्रकार निकल के आया वो कुछ अलग ही निकल के आया, अब वो वायरस 3 हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, आरएनए सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ये जो पूरा हमने पर्पल और रेड का मिक्सिंग पड़ा पिग में, इसे बोला जाता है जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट, और इसकी वजह से पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स देखे जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि इन्फ्लुएंजा 3 प्रकार का होता है, ए, बी एंड सी। इनमें से कौन सा है जो पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स कराता है? वो है इन्फ्लुएंजा ए। अब हम चलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट की तरफ। ये चेंज जो होता है मैम धीरे 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 होता है, तो ये कोई एपिडेमिक पैंडेमिक नहीं कराता। ये धीरे 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 चेंज इसलिए होता है क्योंकि केवल एक ही म्यूटेशन है, या तो म्यूटेशन हीमैग्लूटिनिन में होगी या न्यूरामाइनिडेज में होगी। तो अगर केवल यहाँ पर हीमैग्लूटिनिन में म्यूटेशन हुई तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, अगर केवल न्यूरामाइनिडेज में हुई तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। बट अगर 2-3 वायरस ने मिलकर एक नया वायरस ही बना दिया एकदम से, तो उसे बोला जाएगा एंटीजेनिक शिफ्ट। शिफ्ट की वजह से पैंडेमिक एपिडेमिक होता है, वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस कराता है। ड्रिफ्ट धीरे धीरे होता है, इसकी वजह से कोई पैंडेमिक्स नहीं होते, और ये इन्फ्लुएंजा ए बी दोनों करा सकते हैं। हम इन्फ्लुएंजा सी की बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लुएंजा सी हम ह्यूमंस में डिजीज कराता नहीं है, तो जानने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे टेस्ट के तौर पर ये पूछा कि ये एंटीजेनिक शिफ्ट है या ड्रिफ्ट है, तो इसमें आप कहोगे कि मैम ये नॉर्मल वाला वायरस था, एकदम से वायरस बदला, क्या बदला? एक आधी म्यूटेशन हो गई, या तो हीमैग्लूटिनिन में या न्यूरामाइनिडेज में एक आधी म्यूटेशन हुई, तो क्या बोलेंगे? इसे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट माना जाएगा। आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स। फ्लू या इन्फ्लुएंजा सभी को कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, तो ये फीचर्स याद करने की जरूरत नहीं है। बुखार रहता है, सिर दर्द रहता है, गला खराब होता है, खांसी आती है, आपको ऐसे शरीर में दर्द होता है, मायल्जिया, मसल पेन कहते हैं जिसको, ये सब तो आप जानते हो। एक चीज याद रखना, इस फ्लू में रनिंग नोज यूजुअली नहीं होता, और इसी को दूसरे फ्लू से ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें रनिंग नोज नहीं होगा। हाँ, आगे जाके अगर कॉम्प्लिकेशन होगी तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब निमोनिया हो सकता है। लैब डायग्नोसिस कैसे करोगे? लैब डायग्नोसिस के लिए, अब फ्लू आजकल तो सब जानते ही हैं, कोविड के थ्रू तो सभी एक ना एक बार तो हुआ था, तो कोविड भी एक फ्लू का ही प्रकार माना जाता था ना। तो कोविड के लिए कौन सा सैंपल देते थे? नेजोफेरेंजियल स्वैब। तो हर प्रकार के फ्लू के लिए यही सैंपल लिया जाता है, और इसी नेजोफेरेंजियल स्वैब पे पहले एंटीजन की डिटेक्शन कर सकते हो, एंटीबॉडी की कर सकते हो, या फिर पीसीआर कर सकते हो। वो तो हर वायरस के लिए सेम 3 टेस्ट ही होते हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, पीसीआर। आजकल इन्फ्लुएंजा के लिए एक टेस्ट है जिसका नाम आपको याद करना ही करना है, दैट इज नोन एज द हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, दैट इज रेफर टू एज द हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, विच विल ऑल्सो बी नोन एज द HAI टेस्ट। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों आ सकते हैं, कि HAI टेस्ट कौन से वायरस के लिए किया जाता है? दैट इज इन्फ्लुएंजा। फाइनली आती है इसकी ट्रीटमेंट। तो याद रखना कि एंट्री तो हम रोक नहीं सकते, वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो जरूर, पर वायरस जब मल्टीप्लाई कर जाए तो उसकी एग्जिट हम जरूर रोक सकते हैं। तो एग्जिट को रोकने का काम मतलब न्यूरामाइनिडेज इनहिबिटर्स हैं हमारे पास। पहला हो गया ओसेल्टामिविर, जो मार्केट में टैबी फ्लू के नाम से आता है। तो ओ फॉर ओसेल्टामिविर, ये ओरल रूट से दिया जाता है मरीज को। कुछ और ड्रग्स हैं जिनका नाम है ज़ैनामिविर एंड रिलेंजा, ध्यान से पढ़ो, ज़ैना, नेजा, रिलेंजा, नेजा। तो ये कौन से रूट से दिया जाता है? ये नेजल रूट से दिया जाता है। ओसेल्टामिविर हो गया ओरल रूट से, और ज़ैना एंड नेजा, रिलेंजा हो गए नेजल रूट से। तो ये तो न्यूरामाइनिडेज इनहिबिटर्स थे। अभी मैंने आपको बताया था कि अनकोटिंग, वायरस का कोटिंग हटाने के लिए M2 प्रोटीन का काम आता है, जरूर आपको याद करना है। तो अगर आपको ट्रीट करना है मरीज को, तो इस M2 प्रोटीन को काम करने से रोक दो। M2 इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? एमेंटाडीन, राइमेंटाडीन। कैसे याद रखो? इनके नाम में M2, मैंटा, मैंटा, ये मैंटा मैंटा वाले जो ड्रग्स हैं ये M2 को इनहिबिट करते हैं। अमेंटाडीन, राइमेंटाडीन M2 को काम करने से रोकेंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे सारे इन्फ्लुएंजा फैमिली मेंबर्स। अब हम आते हैं पैरामिक्सो। ऑर्थोमिक्सो हो गया, अब
पैरामिक्सो में आते हैं। क्या क्या आता था सबसे पहले? एक तो पैरा इन्फ्लुएंजा आता था, एक आजकल जो नया वायरस आया है नीपा वायरस, इसके अलावा मैम आपने कहा था MMR, जिसमें मीजल्स मम्स, बट आर से क्या है? रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। पर फैमिली मुझे पता है, बट हम वैक्सीन तो भूल नहीं सकते ना, मीजल्स मम्स रुबेला। तो ज्यादातर हम पढ़ने की कोशिश मीजल्स मम्स रुबेला पढ़ेंगे। मीजल्स वायरस शुरू करने से पहले मुझे एक टेबल बता दो जिसके अंदर मैंने लिखा है मीजल्स मम्स एंड रुबेला। अभी हम तीनों को वैक्सीन के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो मीजल्स का दूसरा नाम जो है वो है रूबीओला, और रुबेला का जो दूसरा नाम है उसको बोला जाता है या तो जर्मन मीजल्स या फिर 3 डे मीजल्स। तो आप ये देखोगे कि सब उल्टा चल रहा है, यहाँ क्रॉस कनेक्शन चल रहा है। मीजल्स का दूसरा नाम मीजल्स नहीं है, रुबेला का दूसरा नाम रूबियोला नहीं है, उल्टा है। मीजल्स का दूसरा नाम रूबियोला है और रुबेला का दूसरा नाम जर्मन मीजल्स या 3 डे मीजल्स है। दोनों में कुछ स्पॉट्स देखे जाते हैं। मीजल्स में तो हम सब जानते हैं कि कॉप्लिक स्पॉट्स देखे जाते हैं, अभी हम फोटो देखेंगे। एंड जो रुबेला है उसमें भी आप फोटो देखोगे कुछ समय में कि इनमें देखे जाते हैं फॉरशाइमर स्पॉट्स। ये दोनों कुछ बक्कल म्यूकोजा के स्पॉट्स हैं, फोटोज हम देखेंगे कुछ समय बाद। पहले हम इन तीनों चीजों की इंक्यूबेशन पीरियड को याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है मीजल्स। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड है 10 दिन, मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड है 19 दिन और रुबेला का इंक्यूबेशन पीरियड है 14 दिन। और याद करने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप 10 बनाओगे तो मीजल्स का हो गया 10 दिन, उसमें से एक डंडा अगर नीचे खींचो तो अगली डिजीज मम्स का हो गया 19 दिन, और एक डंडा अगर आप साइड पे चले जाओ तो 14 दिन। सो प्लीज रिमेंबर कैसे करोगे, पहले 10 उसके बाद 19 उसके बाद 14। सो 10 19 14 हो जाएगा MMR का इंक्यूबेशन पीरियड। अभी हम इनको साथ में वैक्सीन की वजह से पढ़ रहे हैं। तो वैक्सीन में कौन से स्ट्रेन यूज किए जाते हैं? आज से मीजल्स को आप मीजल्स वाले जेड वाले साउंड से जानोगे, क्योंकि जो जैग्रेब स्ट्रेन है वो यूज किया जाता है। अगर पूरा नाम याद करना चाहते हो तो इट इज गोइंग टू बी एडमॉन्स्टन जैग्रेब स्ट्रेन। एडमॉन्स्टन जैग्रेब स्ट्रेन मीजल्स के लिए है। मम्स के लिए अगर थोड़ी देर में आप फोटो देखोगे, क्यूट सा बच्चा होता है जो कि चबी चीक्स वाला, जिसको हम याद करते हैं जेरी के नाम से। तो हमने स्ट्रेन का नाम भी रखा जेरिल लिन स्ट्रेन। एंड रुबेला, आर फॉर रुबेला RA27/3 इसके वैक्सीन के स्ट्रेन का नाम होता है। तो तीनों वैक्सीन के नाम याद हो गए और तीनों इंक्यूबेशन पीरियड हो गए। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले शुरुआत करते हैं मीजल्स वायरस के साथ। तो अभी हमने पढ़ा था कि इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 दिन होता है। तो 10वें दिन पर, 10 दिन तो मरीज ठीक रहेगा, 10वें दिन उसे क्या होता है? फीवर प्लस 3 Cs। 3 Cs मतलब कफ, कोराइजा, कंजंक्टिवाइटिस। अगर क्वेश्चन में ये दिया है, आंख बंद करके मीजल्स मान लो, फीवर एंड 3 Cs हुआ, कफ, कोराइजा, कंजंक्टिवाइटिस, ये मीजल्स की पहचान होती है। तो ये कौन से दिन हुआ? ये 10वें दिन हुआ। तो दोबारा पढ़ो, इंक्यूबेशन पीरियड है 10 दिन का, 10वें दिन मरीज को फीवर और 3 Cs, कफ, कोराइजा, कंजंक्टिवाइटिस हुआ। अब 2-2 दिन जोड़ते जाना, 2 दिन जोड़े कहाँ तक पहुंचे? 12वां दिन। तो यहाँ पर होते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। ध्यान से देखो, कॉप्लिक स्पॉट्स कहाँ देखे गए हैं? ये बक्कल म्यूकोजा पे देखे जाते हैं। और ये कौन से दांतों के पास वाले बक्कल म्यूकोजा पे देखे जाते हैं? नियर द मोलर्स। तो याद रखना 2 दिन बाद कॉप्लिक स्पॉट्स। अब इसमें 2 दिन और जोड़ दो तो अब 14 दिन पे क्या दिखेगा? फीवर होगा। फीवर चला जाएगा, अब रैश आने लग जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, सबसे पहले दिखता है फीवर 3 Cs, 2 दिन जोड़ दिए तो कॉप्लिक स्पॉट्स, 2 दिन और जोड़ दिए तो रैश। रैश पे जो क्वेश्चन आता है कि रैश शुरू कहाँ से होती है, तो ये शुरू होती है कान के पीछे से, यहाँ पे बिहाइंड द ईयर्स शुरू होगी और फिर नीचे नीचे जाएगी। जैसे आप मानो आप होली पे किसी के ऊपर पानी फेंकते हो, तो अगर आप पानी सर पे फेंको तो धीरे धीरे जैसे पानी नीचे जाता है ना, जिस बहाव से पानी नीचे जाएगा वैसे ही रैश बढ़ेगा। तो पहले सर से शुरू होगा, फिर ट्रंक पे आएगा, धीरे धीरे पूरे बॉडी में आपको आता हुआ दिखेगा। तो शुरू कहाँ से होता है वो सबसे जरूरी है, वो बिहाइंड द ईयर्स शुरू होता है, उसके बाद वो पूरे शरीर में नीचे जाता है। तो 10 12 14 फीवर, कॉप्लिक, रैश। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस बहुत प्रकार की हैं, बट जो हमसे पूछी जाती है वो CNS कॉम्प्लिकेशन पूछी जाती है। CNS में एक कॉम्प्लिकेशन जो कॉमन नहीं है, बहुत लेट कॉम्प्लिकेशन है। कितनी लेट? कुछ 10 साल बाद देखी जाती है। मतलब मीजल्स मरीज को हुआ, उसके करीबन 7 से 10 साल के बाद कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? SSPE। SSPE का फुल फॉर्म सबअक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस मतलब ब्रेन का प्रॉब्लम। तो मैम क्या दिक्कत है? होगी तो 7 से 10 साल बाद। दिक्कत यह है कि अगर ये हो गई तो 2 से 3 साल में मरीज की डेथ हो सकती है। ये फेटल माना जाता है। तो होने में भले ही इसको बहुत से साल लगे, पर उसके बाद मरीज की जो डेथ है वो बहुत जल्दी होती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जिसपे आपको क्वेश्चंस आते हैं।
एक और फोटो है जो मीजल्स के बारे में मैंने आपको पैथोलॉजी में दिखाई थी। कौन से जायंट सेल्स देखे जाते हैं, हमने पढ़ा था मीजल्स के एम को उल्टा करो डब्ल्यू आ जाएगा तो वार्डन-फिंकेल्डे जायंट सेल। और पहचानते कैसे इन जायंट सेल्स को, इनके न्यूक्लियस में भी कुछ इंक्लूजन दिखेगी, इनके साइटोप्लाज्म में भी इंक्लूजन दिखेगी। तो दे टेंड टू शो यू इंट्रा न्यूक्लियर एंड इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। शायद हम ये पढ़ चुके हैं ना, वो कौन से दो वायरस हैं जो इंट्रा न्यूक्लियर एंड इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन शो करते हैं। दैट इज गोइंग टू बी CMV एंड मीजल्स, दैट वी नो। तो मीजल्स हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं मम्प्स की तरफ। तो पहले मुझे बताओ, मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 था, तो मम्प्स का कितना होता है 19 डेज। 19 डेज के बाद बच्चे को क्या होगा, ज्यादातर बच्चे को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मम्प्स की इन्फेक्शन होने के बाद बच्चे की इम्यूनिटी इतनी रहती है कि वो मम्प्स को कोई भी काम करने से रोक देता है, और बिना बच्चे के जाने, बिना उसकी कोई सिम्टम आए, वो बच्चे की बॉडी में से मम्प्स को हटा देगा। तो मोस्ट कॉमन में यदि कभी भी इनएपरेंट, मतलब पता ही नहीं लगा, ये ऑप्शन होगा तो ये मार्क करना। यदि इनएपरेंट नहीं है ऑप्शंस में, वो कह रहे हैं कि बताओ कि कोई तो सिम्टम हुआ है, तो सबसे कॉमन सिम्टम कौन सा रहा होगा। तभी मैंने कहा था ना, बच्चे की दोनों तरफ से गाल ऐसे सूजे हुए लगते हैं, चबी चीक्स लगती है, बिकॉज बायलैटरल पैरोटाइटिस होता है बच्चे को। एंड उसके बाद अगली मैनिफेस्टेशन क्या होती है, टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट, पर केवल एक तरफ की। तो पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ की होती है और टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट एक तरफ की होती है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज रिमेंबर, जब भी आपको दोनों तरफ के पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट की हिस्ट्री आए, अगर तो बच्चा दिया हुआ होगा तो आप कौन सी इन्फेक्शन सोचोगे, मम्प्स। यदि यही बायलैटरल दोनों तरफ के पैरोटिड ग्लैंड बड़े हुए हैं किसी अडल्ट में जो कि स्मोकर है, तो सर्जरी में एक सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर है जिसे बोलते हैं वॉर्डिन्स ट्यूमर, वो सोचना। अडल्ट स्मोकर के दोनों तरफ के ग्लैंड बड़े हैं तो वॉर्डिन ट्यूमर, बच्चे के बड़े हुए हैं तो मम्प्स सोचोगे। मम्प्स में या तो पैरोटिड ग्लैंड दोनों तरफ का या एक तरफ का होगा हमारा टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट। पर आगे अगर आप चलो तो इन बच्चों को आगे जाके मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, विच इज अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मेनिंजाइटिस कैन ऑल्सो बी देयर। अब हम आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे MMR, तो हमने मीजल्स और मम्प्स तो पढ़ लिया, पर एक्चुअली R से वैक्सीन के तौर पे अगर आप सोचो तो वैक्सीन के तौर पे तो रुबेला है, पर एक्चुअली इस फैमिली में क्या आता है, फैमिली में तो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस आता है ना। तो क्या है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, R फॉर रेस्पिरेटरी। तो ये सबसे पहले कौन से सीजन में ज्यादा पाया जाता है, ये है रेनी सीजन में पाए जाने वाला वायरस, और ये छोटे से बच्चों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है, क्योंकि ज्यादा सीवियर डिजीज करा सकता है छोटे बच्चों में। अडल्ट्स में ये इतनी सीवियर डिजीज नहीं कराता, ये ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है। पर इसके नाम से मुझे ये तो समझ आ गई, ये तो कोई भी गेस कर लेगा ना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही तो कराएगा, रेनी सीजन में कराएगा। सिंसिशियम का क्या मतलब होता है, सिंसिशियम मतलब गुट बनाना है, ग्रुप बना लेना। तो इसमें मुझे मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स दिखाई देंगे, वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस ऐसे ग्रुप बना के बैठे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स दिखाई देंगे। ट्रीटमेंट के तौर पे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की जो ट्रीटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी रिबाविरिन। अभी सारी ट्रीटमेंट्स में एंड में आपको एक बार फिर से बता दूंगी, ये तो सिर्फ एक समरी टाइप है। तो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस तो हमने पढ़ लिया, पर एक्चुअली अगर वैक्सीन वाला वायरस भी यहीं खत्म कर दे, मीजल्स मम्प्स रुबेला, तो रुबेला के लिए मैंने आपको कहा था कि रुबेला का क्रॉस कनेक्शन है कि इसके जो दूसरे नाम है वो मीजल्स के ऊपर है, जर्मन मीजल्स, 3 डे मीजल्स, और वो एक्चुअली पैरामिक्सोविरिडे मेंबर का फैमिली मेंबर का हिस्सा नहीं है, वो एक्चुअली टोगा वायरस पहले और आजकल कौन सी फैमिली में माना जाता है, मटोना विरिडे में माना जाता है। अच्छा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या था, ये तो अभी हमने पढ़ा था 14 दिन, याद है, मीजल्स मम्प्स रुबेला के लिए 10, फिर 19, फिर 14, तो 14 दिन था। ओके, इसके अंदर क्या क्या देखा जाएगा, हर किसी में फीवर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लिम्फोडिनोपैथी, यूजुअली कान के पीछे का लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और रैश होती है। पर ये जो रैश है वो केवल 3 दिन के लिए पाई जाती है, तभी तो इसको बोला था 3 डे मीजल्स। आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे रैश दिख रही है बच्चे की, 3 दिन वाली रैश, तो मतलब रुबेला हो गया। साथ में कौन से स्पॉट्स देखने को कहे थे मैंने, अब याद करो, मीजल्स में दिखा था कॉप्लिक स्पॉट्स और रुबेला में दिख रहे हैं फॉरशाइमर स्पॉट्स। तो एक और चीज जो मुझे डेफिनेटली पता है कि रुबेला जब हम पढ़ते हैं तो ये टॉर्च इन्फेक्शंस में पाया जाता है। मतलब क्या ये मदर टू चाइल्ड जाता है, बिल्कुल, उसे बोलते हैं CRS, कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम। रुबेला का बच्चा कैसा दिखाई देता है, सबसे पहले अगर आप देखो, रूबेला रोता हुआ बच्चा, रूबेला रोता हुआ बच्चा, कौन रोएगा, एग्जाम टाइम पे जो पढ़ेगा वो थोड़ी ना रोएगा, एग्जाम टाइम पे जो पढ़ेगा वो तो पास हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा, जो प्यार में अंधा बहरा हो जाएगा, वो बाद में रोने वाला है। तो रुबेला का बच्चा इस प्यार
प्यार में अंधा बहरा। व्हाट इज प्यार में अंधा बहरा? तो प्यार का मतलब है हार्ट से रिलेटेड, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है। अंधा बहरा बच्चा मतलब अंधा, उसकी आईज में प्रॉब्लम है, कैटरैक्ट, और बहरा मतलब उसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है। तो प्यार में अंधा बहरा बच्चा, एक बार रिपीट कर दो, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, कैटरैक्ट हो जाएगा, साथ में बहरा मतलब सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो मैम रोएगा तो वो जो एग्जाम टाइम पे प्यार में अंधा बहरा होगा। तो एग्जाम तक ऐसा नहीं होना, एग्जाम के बाद बेशक जब पास हो जाओगे तो ऐसा हो सकते हो। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो कि बच्चे के फेस पे जो रैश बनी है उसकी वजह से बच्चे को एक और चीज बोली गई है, दैट इज द ब्लूबेरी मफिन बेबी। दिस इज रेफर टू एज, तो जिन लोगों को ब्लूबेरी मफिन खाने का शौक है, अगली बार आपको रुबेला बच्चा याद आना चाहिए। ऑल्दो ये केवल रुबेला के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट काफी बार इस पे क्वेश्चन आया है। ब्लूबेरी मफिन बेबी इज गोइंग टू बी द रुबेला का बच्चा, द प्यार में अंधा बहरा बच्चा। सो ये कैसे हुआ? कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम मदर से आया था, प्लेसेंटा के थ्रू टॉर्च इन्फेक्शन में से आया है। तो यदि ऐसा कोई बच्चा कभी पीडियाट्रिक्स में आपको दिखे, तो आप अगर उसकी डायग्नोसिस बनाना चाहते हो तो आपको पता है ये बच्चा जो वायरस है, रुबेला का वायरस है, अपनी बॉडी के सिक्रीशंस में एक्सक्रीट करता है। मतलब अगर आप इसका सलाइवा सैंपल लोगे तो आपको रुबेला वायरस मिलेगा, यूरिन सैंपल लोगे तो रुबेला वायरस मिलेगा। तो रुबेला इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा एंड यूरिन। रुबेला भी खत्म। अच्छा, ये पैरामिक्सो वायरस पे वापस आते हुए आजकल का एक नया वायरस जो इसमें पता लगा है, दैट इज नीपा वायरस। अभी प्लीज ये सारी चीजें मत पढ़ना, क्योंकि ये तो एंड की समरी है जो मैंने बनाई है। पहले आप एक बार मेरे साथ पढ़ लो कि नीपा वायरस आजकल इतना फेमस हुआ क्यों है। क्योंकि 2018 में केरला के आउटब्रेक के बाद ये फेमस हुआ, एंड ये इसलिए भी फेमस हुआ क्योंकि लगभग 70 और 80% भी बोला गया कुछ न्यूज आर्टिकल्स में, 80% तक लोग इसमें मर रहे थे। तो मोर्टेलिटी बहुत हाई थी। मोर्टेलिटी उसी डिजीज की हाई होती है जहाँ कहीं ना कहीं ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो क्लिनिकल फीचर्स में याद रखना एनसेफेलाइटिस होता है। तो अगर आप नीपा वायरस पढ़ो, नीपा को अगर आप उल्टा पढ़ने की कोशिश करो तो इसके अंदर इन मतलब एनसेफेलाइटिस देखा जाता है। अब ये होता किस प्रकार से, इसका लाइफ साइकिल क्या है? तो प्लीज रिमेंबर, लाइफ साइकिल में आपको हमेशा एक बैट दिखाई देगा, और वो बैट, सिर्फ बैट तो आपको बहुत सी लाइफ साइकिल्स में दिखाई देंगे, वो बैट उस ट्री के आसपास दिखेगा जो फ्रूट वाला ट्री होगा। तो जो वेक्टर है वो एक्चुअली फ्रूट बैट माना जाता है। इट इज गोइंग टू बी द फ्रूट बैट। ओके, तो ये जो बैट है, इसका जो यूरिन है, अगर वो ये खाने पानी में मिक्स हो जाए उसके बाद ये हम तक आ सकता है। तो बैट का जो यूरिन है वो खाने पानी में मिल के आ गया, या फिर कई बार पिग्स के थ्रू भी आ सकता है। अब पढ़ो और एक और चीज, अगर किसी मरीज को हो गया तो उस मरीज की सिक्रीशन से और लोगों को भी ये फैल सकता है। तो नीपा वायरस एक तो पी से, पिग्स के थ्रू आ सकता है, एक पी से ये इन्फेक्शन के थ्रू भी, पेशेंट की एक को इन्फेक्शन है तो उसने बाकियों को दे दिया, पेशेंट की सिक्रीशन। पर सबसे ज्यादा मैम नीपा फल वाले बैट से आता है। तो नीपा फल मतलब फ्रूट बैट से ये ज्यादा आता है। फाइनली इसकी मोर्टेलिटी क्या है? इट हैज अ हाई मोर्टेलिटी। अब मुझे सारी चीजों का एक समरी बना दो। तो नीपा में उल्टा पड़ा तो एनसेफेलाइटिस, पी से मुझे समझ में आया कि अच्छा ये पिग से भी आता है, ये पेशेंट सिक्रीशन से भी आता है। अब हम लिख सकते हैं ये पी फल से भी आता है। फल वाला बैट कौन सा होता है? फ्रूट बैट होता है। एंड फाइनली इसकी जो मोर्टेलिटी है वो लगभग 70% के भी ऊपर गई हुई है। हमारी ये फैमिली खत्म हो गई। वी आर डन विद ऑर्थोमिक्सोवायरस एंड पैरामिक्सोवायरस। आरएनए वायरस की अगली फैमिली है पिकॉर्नाविरिडे। एक्चुअली पिकॉर्नाविरिडे दो आगे फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है, या दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और उसका एक बेसिस है, क्या वो इंटेस्टीन में इन्फेक्शन करा रहा है या फीको ओरल रूट से हो रहा है तो एंटेरोवायरस, और अगर वो नोज या इनहेलेशन रूट से हो रहा है तो राइनोवायरस। राइनोवायरस आई थिंक खत्म करना काफी आसान होगा, क्योंकि नाम से समझ आ रहा है राइनो मतलब वो कॉमन कोल्ड कराएगा। और इस पे एक ही क्वेश्चन बनता है कि जब राइनो वायरस हमारे शरीर में आता है तो आके वो कौन से रिसेप्टर से जुड़ता है? तो इट अटैचेस टू आईकैम। आईकैम क्या कहीं और मैंने आपको पढ़ाया है माइक्रोबायोलॉजी में ही। तो आईकैम से दो चीजें आके जुड़ती हैं, एक तो राइनो वायरस, अगर वायरस पे क्वेश्चन आया तो राइनो वायरस है जो आईकैम से आके जुड़ेगा। अगर मलेरिया या पैरासिटोलॉजी पे क्वेश्चन आया तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है, जो ब्रेन में जाके सेरेब्रल मलेरिया कराता है, तो ब्रेन में वो जाके कौन से रिसेप्टर से चिपकता है, जुड़ता है, दैट इज आईकैम। चलो राइनो वायरस की कहानी खत्म। अब दूसरा जो ग्रुप है वो एंटेरोवायरस है, इंटेस्टीन में जाएगा, फीको ओरल रूट से जाएगा। नाम पढ़ लो क्या क्या आते हैं इसमें, पोलियो, कॉक्सैकी, एंटेरो ऑब्वियसली, और इको वायरस। आपको जो दो मेन क्वेश्चन आते हैं वो पोलियो एंड कॉक्सैकी पे आते हैं। तो पोलियो वायरस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी इसकी लाइफ साइकिल। तो पोलियो में जैसे कि हमने पढ़ा एंटेरो है, मतलब कुछ गड़बड़ खाने
पीने से ये पोलियो वायरस हमारे शरीर में आ सकता है। तो पहला जो रूट इसका बताया जाता है वो है फीको ओरल, और जैसे ही ये हमारी बॉडी में आया तो सोचो जो भी पोलियो है वो सीधा कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा। पर जाने के लिए उसे जाना तो हमारे जो रास्ता है जिससे वो हमारी इंटेस्टाइन में जाएगा वो तो मुंह में आप खाना लोगे, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ना। तो पहले तो वायरस मुंह की तरफ गया, उसके बाद जीआईटी में गया। तो अगर यहाँ से इसको लिम्फ नोड में जाना है, पहले तो ये इंटेस्टाइन में जा रहा है तो मैंने एलिमेंट्री फेज बोल दिया, इंटेस्टाइन वाला फेज। यहाँ से अगर ये लिम्फ नोड में जाएगा तो इंटेस्टाइन से कौन से लिम्फ नोड में जाता है, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। और अगर ओरल कैविटी देखो वहां से कौन से लिम्फ नोड में जाएगा, तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फेटिक चैनल्स में चला गया, इस वजह से इस फेज का नाम रखा गया लिम्फेटिक फेज। बट कुछ थोड़ा सा वायरस तो ऐसा भी होगा, क्योंकि खाना नीचे जाके अल्टीमेटली फीसेस में निकल जाएगा, तो कुछ वायरस जरूर ऐसा होगा जो फीसेस में भी जाएगा। और ये ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि फीसेस में जाएगा मतलब इन्वायरमेंट में जाएगा और लोगों को फैलने का भी डर रहेगा इससे, जिसके बारे में हम पीएसएम में और अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये इंटेस्टाइन में गया तो एलिमेंट्री फेज हो गया, वहां से लिम्फेटिक में गया तो लिम्फेटिक फेज हो गया। लिम्फेटिक चैनल हमेशा अपना सारा जो लिम्फ है वो कहाँ जाके ड्रेन करती है, वो सारा लिम्फ जाता है अल्टीमेटली ब्लड में। तो ये जितने भी हैं, चाहे सर्वाइकल लिम्फ नोड हो या मेसेंट्रिक लिम्फ नोड हो, जाना इन्होंने ब्लड में है। वायरस कहाँ पहुंच गया, ब्लड में, तो अब इसे बोला जाएगा वायरीमिक फेज। और ब्लड से ये आगे कहाँ जाता है, ब्लड से ये धीरे धीरे ब्लड ब्रेन बैरियर या जाता है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ। मतलब कोई भी चीज आप इसको भेजो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड में भेजो, ब्रेन में भेजो, ये नर्व्स की तरफ जाता है, न्यूरल फेज। तो अब इन चारों फेजेस को एक तरफ एक सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जाएगा। सबसे पहले आता है एलिमेंट्री फेज, वहां से जाएगा लिम्फेटिक चैनल, वहां से जाएगा ब्लड और ब्लड से जाएगा नर्व्स। नर्व्स में जाने के बाद आपको असली पोलियो के सिम्टम्स दिखाने शुरू करेगा, दैट इज डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। आजकल पोलियो के केसेस इतने नहीं दिखते क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव काफी ज्यादा किया गया था, 2 बूंद जिंदगी की। पर जब आप देखोगे कोई पोलियो का मरीज तो हमेशा क्रचेस पे दिखेगा आपको, क्योंकि डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस देखा जाता है। अब मुझे बताओ, पोलियो की अगर डायग्नोसिस करनी है तो कहाँ से सैंपल ले सकते हो। एक तो हमने कहा कि फीसिस में आता है, दूसरा हमने कहा कि खाने पीने की वजह से थ्रोट में भी जाता है। तो सैंपल अगर लेना है तो खाने पीने की वजह से थ्रोट में गया तो आप थ्रोट स्वॉब ले सकते हो, और निकलेगा अगर फीसिस में तो आप रेक्टल स्वॉब या फीकल सैंपल ले सकते हो। आइसोलेशन के लिए कोई अलग से मीडिया आपको नहीं याद करना, पर एक चीज जरूर याद रखना, सीयूएच सैंपल्स लिए जाते हैं पीएसएम में एपिडेमियोलॉजी के लिए। क्यों? अभी तो हमें पता है कि चलो पोलियो के केसेस नहीं आ रहे, पर ऐसा नहीं है कि पीएसएम वाले ढूंढ नहीं रहे कि कहीं पोलियो का कमबैक हो गया तो फिर कितने सारे लोगों को एक साथ हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, सीवेज सैंपल में चेक करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फीकल अगर किसी को पोलियो है तो फीसेस अल्टीमेटली सीवेज में जाएगा। तो सीवेज सैंपल चेक होता रहता है पीएसएम की फैकल्टीज और पीएसएम के रिसर्चर्स द्वारा, ताकि पोलियो अगर वापस आने वाला है तो उन्हें पहले से यहाँ से जानकारी रहे। ये था पोलियो वायरस के बारे में। पोलियो की रैपिड रिवीजन में हमने वैक्सीनेशन नहीं डिस्कस करी है, तो प्लीज पीएसएम से इसे इंटीग्रेट करके वैक्सीनेशन आपको पढ़नी है। दूसरा वायरस जो एंटेरो वायरस में आता है दैट इज कॉक्सैकी। कॉक्सैकी एक्चुअली 2 प्रकार का होता है, एक है कॉक्सैकी ए और एक है कॉक्सैकी बी। तो कॉक्सैकी ए क्या क्या कराता है, HHH। कॉक्सैकी ए कराता है सबसे पहले हर्प एंजाइना, कॉक्सैकी ए कराता है हैंड फुट माउथ डिजीज जिसे HFMD भी बोला जाता है, और उसके नाम से मुझे पता लग रहा है कि बच्चे को जो रैश होगा वो हैंड्स पे होगा, वो फीट पे होगा और वो माउथ के आसपास होगा। ठीक है, उसके अलावा H से होता है हेमरेजिक कंजंक्टिवाइटिस, तो ये आईज की इन्वॉल्वमेंट भी कराता है। हेमरेजिक कंजंक्टिवाइटिस कॉक्सैकी ए टोटल 24 टाइप का होता है, तो जो आखिरी वाला कॉक्सैकी है, कॉक्सैकी A24, जिसे एंटेरोवायरस 70 के नाम से भी जानते हैं, वो कराता है हेमरेजिक कंजंक्टिवाइटिस। तो यहाँ तक की कहानी रिपीट करते हुए, कॉक्सैकी ए जो है वो हर्प एंजाइना कराता है, हैंड फुट माउथ डिजीज कराता है और हेमरेजिक कंजंक्टिवाइटिस कराता है, जो कॉक्सैकी A24 कराता है। अब आता है हमारा दूसरा कॉक्सैकी बी। कॉक्सैकी बी क्या क्या कराता है, तो BCDE ऐसे अल्फाबेटिकली चलना। तो कॉक्सैकी बी जो है वो कराएगा बॉनहॉम्स डिजीज। बॉनहॉम्स डिजीज समझने के लिए इसके दूसरे नाम जानो। बॉनहॉम्स डिजीज का दूसरा नाम है डेविल्स ग्रिप। ऐसा लगेगा कि कोई चीज जकड़ रही है। कहाँ पे, डायनिया, प्लूरोडाइनिया, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, प्लूरोडाइनिया, और इसे एपिडेमिक मायल्जिया भी बोला जाता है। तो जो मैंने कहा ना, ऐसे लगता है कि कोई चीज आके जकड़
रही है तो वो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक बार जल्दी से रिपीट कर दो, बॉनहॉर्म्स डिजीज जो है वो कॉक्सैकी बी कराता है, दूसरा नाम डेविल्स ग्रिप, प्लूरोडाइनिया एंड एपिडेमिक मायाल्जिया। इसके अलावा प्लीज रिमेंबर ये कार्डाइटिस भी कराता है, मतलब हार्ट इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो नोन। अब जो रिसेंट क्वेश्चन है वो ये आया है कि हैंड फुट माउथ डिजीज क्या कॉक्सैकी ए कराता है, क्या बी कराता है, या दोनों कराते हैं। तो यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको बोथ का ऑप्शन दिया गया, कॉक्सैकी ए एंड कॉक्सैकी बी दोनों हैंड फुट माउथ डिजीज कराते हैं, यदि एक पूछा गया तो कॉक्सैकी ए आपका बेटर आंसर रहेगा। तो ये तो कॉक्सैकी की कहानी हो गई, मतलब पिकॉर्नाविरिडे फैमिली में आपको जो जो दो चीजें पढ़नी थी, एंटेरोवायरस ग्रुप और राइनोवायरस, वो हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ जो है रैप्डोवायरस। रैप्डोवायरस आई नो सुनते ही आपको रेबीज केवल याद आता है, पर एक्चुअली रैप्डोवायरस भी आगे दो ग्रुप्स में होता है, दो जीनस है। एक है जीनस लीसा वायरस, लीसा वायरस जो है वो रेबीज कहलाता है, और एक है जीनस वेसिक्यूलो वायरस। तो वेसिक्यूलो से आपको याद रहेगा वेसिक्यूलर स्टोमाटाइटिस वायरस। वेसिक्यूलर स्टोमाटाइटिस वायरस वेसिक्यूलो जीनस में रहेगा, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। रेबीज वायरस जो है वो लीसा वायरस जीनस में रहेगा, और लीसा वायरस यानी रेबीज पे क्वेश्चन आता है। तो रेबीज की ये वाली साइकिल तो सब जानते ही जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक डॉग बाइट की हिस्ट्री होगी। तो अब हम थोड़ा सा आगे डिटेल में समझते हैं कि जब डॉग बाइट की हिस्ट्री होती है तो आगे जाके क्या होगा। तो डॉग बाइट जो होगा वो कहाँ पे आके होगा, वो कहीं ना कहीं किसी मसल में होगा, जैसे मान लो लोअर लिम्ब में हुआ है। तो मसल के एक्चुअली वो कौन से रिसेप्टर से आके बाइंड करता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो जो वायरस है रेबीज का वो यहाँ मसल में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड हुआ। अब खुद सोचो, जाना उसे ब्रेन की तरफ है, तो ये मसल से नर्व्स में उल्टा चल रहा है ब्रेन की तरफ। किस डायरेक्शन में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो इसे बोला जाता है स्प्रेड्स, कितना बाहर से अंदर की तरफ, ये हाथों पैरों से जहां पर भी डॉग बाइट हुआ है वहां से अंदर की तरफ आ रहा है। तो अंदर की तरफ आना मतलब सेंट्रीपीटली आना, और उल्टा आ रहा है, उल्टा आने को बोलते हैं मैम रेट्रोग्रेड। तो देखो सबसे पहले हमने कहा ये उल्टा आ रहा है, तो उल्टा मतलब रेट्रोग्रेड आ रहा है, और किस तरफ आ रहा है, बॉडी के सेंटर में आ रहा है। सेंटर में आ रहा है मतलब ये सेंट्रीपीटली आ रहा है। कहाँ तक पहुंचा ये स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के कौन से गैंग्लियन में आया, ये आया डोर्सल रूट गैंग्लियन। स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट गैंग्लियन तक पहुंच के फिर इसने कहा चलो अपनी कहानी ब्रेन तक लेके चलते हैं। ब्रेन में जाते ही इसने बना दी कौन सी बॉडीज, नेग्री बॉडीज विच एवरीवन नोस। पर ब्रेन में जाके आपको पता है कि पेशेंट को वो वाले सिम्टम्स होने लग जाते हैं कि पानी से डर लगता है, पानी नहीं पिया जाता, हाइड्रोफोबिया होता है। पर क्या रेबीज वायरस ब्रेन में जाके नेग्री बॉडीज बना के शांत हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अब इसका मन करता है ब्रेन से बाहर चलो, घूमने चलो। अब ये ब्रेन से बाहर आएगा, बाहर आने को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। नाउ इट इज गोइंग टू स्प्रेड सेंट्रीफ्यूगली। कहाँ जा रहा है, देखो आंखों में जा रहा है मतलब कॉर्निया, सलाइवरी ग्लैंड में जा रहा है, ठीक है, और स्किन में जा रहा है, स्किन और हेयर फॉलिकल्स में जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मुझे किसी का डायग्नोसिस बनाना है तो क्या कॉर्निया निकाल लेंगे? बिल्कुल नहीं। सलाइवरी ग्लैंड पूरा निकाल लोगे? बिल्कुल नहीं। स्किन को आप फिर भी टच कर सकते हो, तो स्किन में से हेयर फॉलिकल निकालना सबसे अच्छा सैंपल माना जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर कि अगर आपको कभी भी इसकी डायग्नोसिस बनानी है तो डायग्नोसिस के लिए जो बेस्ट स्पेसिमेन होगा वो हेयर फॉलिकल एट द नेप ऑफ द नेक होगा। और एंटीजन डिटेक्शन के लिए आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस लगा के आप इसका एंटीजन डिटेक्शन कर लोगे। पर ज्यादातर जो मरीज हैं वो रेबीज तो 100% फेटल ना, जैसा कि हमने कहा 100% फेटल डिजीज मतलब मरीज अल्टीमेटली मरेगा। पेशेंट मर जाएगा तो आप अटॉप्सी करोगे, अटॉप्सी पे आपको कौन सी बॉडीज दिखेंगी ब्रेन में, नेग्री बॉडीज। नेग्री बॉडीज कहाँ पाई जाती हैं ब्रेन में अधिकतर, एक होता है सेरेबेलम, दूसरा होता है हिपोकैम्पस। INICT स्टूडेंट्स के लिए प्लीज याद रखना कि नेग्री बॉडीज के लिए एक स्पेशल स्टेन है और उस स्पेशल स्टेन का नाम है सेलर स्टेन। और ये बहुत साल पहले INI में और एक आध बार नीट में भी पूछा गया है, एक ही बार बहुत साल पहले FMG में भी आया है। किसी दिन ये कम बैक करेगा जरूर। तो प्लीज रिमेंबर नेग्री बॉडीज सेलर स्टेन द्वारा स्टेन किया जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद आपको PSM में हेल्प करेंगे। वो ये है कि जो आपने पहले तो जल्दी से रिवाइज करो, ये मसल में जाता है, मसल में ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जुड़ता है, उसके बाद ये उल्टा चलता है मतलब रेट्रोग्रेड, बॉडी के सेंटर की तरफ आ रहा है तो सेंट्रीपीटली, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा कौन से गैंग्लियन में, डोर्सल रूट गैंग्लियन, ब्रेन तक गया, नेग्री बॉडीज बनाई, ब्रेन में जाने के बाद बाहर जाने की बात करने लग गया, आईज, सलाइवरी ग्लैंड और स्किन में। पर ये जो इतना घूम रहा है ये कौन सी स्पीड पे घूम रहा है, दिस मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 3 mm/h। PSM में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी एक डिफाइंड स्पीड है कि रेबीज वायरस 3 mm 1 घंटे में कवर कर सकता है। तो अब सोचो कि अगर किसी को
पैर में डॉग बाइट हुई है वर्सेस किसी को हाथ में डॉग बाइट हुई है, तो किस में कम समय लगेगा ब्रेन तक पहुंचने के लिए? मैम जहाँ डिस्टेंस कम है, हाथ से ब्रेन तक पहुंचने में कम समय लगेगा वायरस को, पर टांगों से ब्रेन तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि रेबीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कम कब होगा? मैम अगर कोई छोटी हाइट का इंसान है या कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी बॉडी की हाइट ही कम है तो जब डिस्टेंस कम है तो ब्रेन में फटाफट पहुंचेगा। दूसरा, अगर अपर लिम्ब में कहीं बाइट हुई है तो ब्रेन तक पहुंचने में कम समय लगेगा। तो छोटी हाइट या कोई बच्चा होगा या अपर लिम्ब का बाइट होगा तो ब्रेन में पहुंचने में कम समय लगेगा फॉर द रेबीज वायरस। तो ये कुछ याद करने वाली चीज नहीं है, कॉमन सेंस की चीज है। याद करने वाली चीज उसका स्पीड है, दैट इज 3 mm/h। रैप्डोविरिडे खत्म। अगला जो फैमिली अब हम पढ़ेंगे दैट इज आर्बो वायरस। एंड आर्बो को अगर आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो, आर मतलब आर्थ्रोपोड एंड बो मतलब बोन वायरसेस। कोई ना कोई आपको यहाँ पे सैंड फ्लाई, क्यूलेक्स, एडीज, कोई मच्छर कीड़ा होगा जो आर्थ्रोपोड बोन, जो आपको इधर से उधर ये वायरस पहुंचाने का काम करेगा। तो अब डरना मत, आर्बो वायरस में एक्चुअली ये सारे वायरसेस आते हैं। एक एक करके पढ़ो, देन आई विल टेल यू कि एक्चुअली में डिटेल में कौन सा पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आप यहाँ पे पढ़ोगे दैट इज गोइंग टू बी बुनिया वायरस। बुनिया वायरस के बाद अगला जो हम जानते हैं, हम रैप्डोविरिडे जानते हैं। रैप्डोविरिडे में मैम आपने कहा था एक तो लीसा वायरस था, रेबीज, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा था वेसिक्युलर स्टोमेटाइटिस वायरस। वेसिक्युलर स्टोमेटाइटिस वायरस एक्चुअली आर्थ्रोपोड बोन है। फिर हम एक पढ़ते हैं रियो वायरस। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी रियो वायरस तो एक्चुअली रोटा वायरस होता है जो डायरिया कराता है, पर रियोविरिडे फैमिली में एक और मेंबर आता है कोलोराडो टिक फीवर, जो टिक की वजह से होता है, इसलिए मैंने आर्थ्रोपोड आर्बो वायरस में डाला। अगला आता है ये दो मेन वाले जो पढ़ने हैं, टोगा वायरस एंड फ्लैवी वायरस। तो टोगा वायरस के लिए हम क्या याद करते हैं? एक निमोनिक टोंगाकार। ये टोंगाकार सबने देखी है, जो एक हॉर्स होता है, बुलॉक कार्ट भी कह सकते हो, पर हॉर्स वाले कार्ट को टोंगाकार बोलते हैं। तो ये रही एक कार और ये रहा एक हॉर्स। तो हमने टोंगाकार क्यों बोला? क्योंकि टोंगा शब्द तो मुझे बताएगा कि अच्छा आप टोगा विरिडे फैमिली की बात कर रहे हो, और टोंगा कौन चला रहा है? हॉर्स चला रहा है। तो मतलब मैम इसमें जितने भी हॉर्स वाली डिजीजेज है वो पक्का आएंगी, साथ में कार के बारे में भी कुछ होगा। तो चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। टोंगा से मुझे याद आया कि ये टोगा वायरस होगा। आपने मैम कहा कि टोगा वायरस हॉर्स की वजह से टोंगा चल रहा है, तो एक्वाइन, ईस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस एंड वेस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस, तो ये जो होंगे वो टोगा विरिडे फैमिली में आएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कार मतलब चिकनगुनिया और रुबेला। चिकनगुनिया वायरस एंड रुबेला वायरस इस टोगा विरिडे फैमिली में आते हैं। बट आजकल हमें पता है कि रुबेला वायरस में थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं। टोगा विरिडे की बजाय इसे मटोना विरिडे फैमिली में माना गया। अब इनके बाद जितने भी आपने सुने हैं ना, वो सब आ जाते हैं फ्लैवी विरिडे में। मतलब डेंगी वायरस हो गया, जीका वायरस हो गया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, येलो फीवर, वेस्ट नाइल फीवर, हेपेटाइटिस सी वायरस। याद है हेपेटाइटिस के लिए एक निमोनिक करते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स फेवर रिच क्लाइंट्स, हेपेटाइटिस ABCDE, प्राइवेट हॉस्पिटल्स फेवर रिच क्लाइंट्स। तो हेपेटाइटिस सी कहाँ पड़ता था? फ्लैवी विरिडे फैमिली में पड़ता था। तो जितने भी हम आमतौर पे पढ़ते हैं, डेंगी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, येलो फीवर, जीका वायरस, वेस्ट नाइल, HCV, ये सब चले गए फ्लैवी विरिडे में। वेरस टोंगा कार में क्या गया? एक तो हॉर्स वाले, एक्वाइन वाले, साथ में चिकनगुनिया एंड रुबेला। अब रुबेला तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट बाकी सब के बारे में हमें कुछ कुछ जानकारी करनी है। पहले सबके इंक्यूबेशन पीरियड याद कर लो, लगभग जिसमें जितने अल्फाबेट हैं आप वैसे याद करोगे। डेंगी में लगभग 5-6 अक्षर हैं, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 5 से 6 दिन। अच्छा, चिकनगुनिया अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस में जाओगे तो चिकनगुनिया लिखने का तो कभी भी OPD स्लिप पे टाइम ही नहीं होता। हम हमेशा लिखते हैं चिकुन, पेशेंट को हो गया चिकुन में कितने होते हैं? 5-6 अक्षर। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 5 से 6 दिन। येलो फीवर में भी 5-6 अक्षर, तो लगभग याद कर लो 5 से 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड। कायसनूर फॉरेस्ट डिजीज, ये जो फॉरेस्ट वाला है इसे आप याद रखोगे कायसनूर फॉरेस्ट डिजीज, क्योंकि वो आपको बताएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 4 से 8 डेज। फाइनली बचा जो सबसे लंबा नाम, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। जापानीज एन्सेफेलाइटिस का सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 15 दिन तक। सो रिपीटिंग, डेंगी 5-6 दिन, चिकुन 5-6 दिन, येलो फीवर 5-6 दिन, कायसनूर फॉरेस्ट डिजीज 4 से 8 दिन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस 5 से 15 दिन। ये सबके इंक्यूबेशन पीरियड है। अब सबके वेक्टर्स पे आ जाते हैं। एडीज से कौन कौन सा होता है? तो अभी हमने याद करा एडीज
क्या कर रहा है, एडीज, नाम चेंज करा, क्राइड। तो एडीज से मुझे समझ आता है पहले तो ईज, ई से ई, ईस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस। ज से कौन सा वायरस याद आता है, ऑब्वियसली जीका वायरस। क्राइड में सी एंड सी फॉर कैलिफोर्निया एन्सेफेलाइटिस, सी फॉर चिकुनगुनिया, आर इज गोइंग टू बी फॉर रिफ्ट वैली फीवर, वाई इज गोइंग टू बी फॉर येलो फीवर एंड डी फॉर डेंगू फीवर। जल्दी से एक बार बिना देखे एडीज को, जल्दी से एडीज क्राइड का निमोनिक मेरे साथ रिवाइज कर लो। तो पहले तो ईस्टर्न एक्वाइन एन्सेफेलाइटिस, ज से हो गया जीका वायरस, देन कैलिफोर्निया एन्सेफेलाइटिस, चिकुनगुनिया, रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर एंड डेंगू फीवर। 2 बार रिवाइज हो गया, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से रिवाइज करो। तो ये हो गया एडीज। दूसरा आता है क्यूलेक्स के मच्छर से क्या क्या जाता है, तो इसके लिए निमोनिक है जापानीज एंड वेस्टर्न फीमेल्स आर क्यूट। ठीक है, तो जापानीज से मुझे याद आएगा कि वो जापानीज मतलब जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, वेस्टर्न से मुझे याद आएगा, ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर होगा इसके अंदर। फीमेल से मुझे याद आएगा फाइलेरिया, एंड फीमेल्स आर क्यूट, क्यूट से मुझे याद आएगा कौन से मच्छर की बात हो रही है, क्यूलेक्स। तो याद रखो क्यूलेक्स से जापानीज एन्सेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर, फाइलेरियसिस। तो एडीज के लिए हो गया एडीज क्राइड, एंड जापानीज या फिर क्यूलेक्स के लिए हो गया जापानीज एंड वेस्टर्न फीमेल्स आर क्यूट। इनमें से सबसे पहले अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया का बेसिक तो अब सबसे पहले बताओ कितना इंक्यूबेशन पीरियड, 5-6 दिन। और चिकुनगुनिया हमारा एडीज वाले निमोनिक में आया था, तो ये एडीज के मच्छर की वजह से होता है। इसमें फीवर होता है, साथ में जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ तक तो स्टोरी हमें आती है। हमसे पूछा जाएगा चिकुनगुनिया में चिक साइन जो होता है, चिकुनगुनिया का चिक साइन वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द नोज, जो कि चिकुनगुनिया फीवर के बाद देखी जाती है। जब फीवर और जॉइंट चीजें ठीक हो जाती हैं तो यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन देखी जाती है, उसे बोलते हैं हम चिकुनगुनिया का चिक साइन। अगला पढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज नोन एज जापानीज एन्सेफेलाइटिस। इंक्यूबेशन पीरियड हमें पता है कि सबसे लंबा वाला था 5 से 15 दिन, और जापानीज मतलब जापानीज एंड वेस्टर्न फीमेल्स आर क्यूट, तो इसका जो वेक्टर होगा दैट इज क्यूलेक्स। तो सबसे पहले अगर आप ये लाइफ साइकिल देखो, एक तरफ एक नेचुरल लाइफ साइकिल चल रही है जिसमें कुछ बर्ड्स इन्वॉल्व है। इन बर्ड्स का नाम है आर्डीड बर्ड्स। तो अगर लाइफ साइकिल क्यूलेक्स और आर्डीड बर्ड्स के बीच में चल रही है तो ये नेचुरल वाली लाइफ साइकिल है। बट अगर लाइफ साइकिल क्यूलेक्स और पिग के बीच में चल रही है तो पिग क्या करेगा, इस वायरस को बढ़ावा देता है, ग्रो ज्यादा कराता है, ये होती है एम्प्लीफिकेशन साइकिल। तो अब दोबारा पढ़ते हैं, दो प्रकार की साइकिल्स होती हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि इनका वेक्टर कौन है, वेक्टर है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स 2 टाइप का, एक है क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस जो कि वर्ल्ड वाइड पाया जाता है ये मच्छर, एक है क्यूलेक्स विष्णुई जो इंडिया में पाया जाता है। तो हम अगर हिंदू माइथोलॉजी में पढ़े तो विष्णु जी ज्यादा, हिंदू माइथोलॉजी इंडिया में ही पाए जाते हैं, तो ऐसे याद करेंगे, क्यूलेक्स विष्णुई इंडिया में पाया जाता है और क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिंकस वर्ल्ड वाइड है। तो अगर ये क्यूलेक्स के साथ बर्ड्स वाली साइकिल चली तो नेचुरल है, ये नेचुरल साइकिल हो गई। अगर क्यूलेक्स के साथ पिग वाली साइकिल चली तो ये हो जाएगी एम्प्लीफिकेशन। तो हम तो कहीं स्टोरी में आ ही नहीं रहे, हम कहाँ आते हैं स्टोरी में, वी आर द डेड एंड होस्ट। गलती से इन्वॉल्वमेंट हो गई तो हो गई, दैट इज नोन एज द डेड एंड होस्ट, दैट इज जापानीज एन्सेफेलाइटिस। आई एम नॉट टेलिंग यू द फीचर्स ऑफ इट, क्योंकि एन्सेफेलाइटिस नाम है तो आपको क्लिनिकल फीचर्स तो पता है। आपको जानना है कि इस डिजीज से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन दी गई हैं। तो पहले आज तक जो यूज हो रही है दैट आई विल टेल यू। एक है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो अब तक इंडिया में सबसे कॉमन रही थी। तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन में कौन सी आती है, SA14-14-2 की वैक्सीन है। मैंने याद करा है लाइव अटेन्यूएटेड LASA वाली वैक्सीन है, SA14-14-2, ठीक है। फिर एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी यूज करी गई थी जिसका नाम था नाकायामा एंड बीजिंग स्ट्रेन। प्लीज बीजिंग, ऑल दीज नेम्स शुड रिमाइंड यू ऑफ वर्ड्स टू डू विद जापान। सो नाकायामा, बीजिंग स्ट्रेन जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए, प्लीज यहाँ कंफ्यूज मत होना। ये है नाकायामा, नाकायामा जो है वो जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन है। हमने कुछ समय पहले नागायामा स्पॉट्स पढ़े थे। नागायामा स्पॉट्स जो है वो HHV6 ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 में देखे गए थे पैलेट पे, ठीक है। बट नाउ आई वांट टू टेल यू द अपडेट। 2023 के बाद इंडिया में पहले तो ऐसे 14-14-2 यूज हो रही थी, बट आजकल एक किल्ड वैक्सीन यूज करनी शुरू करी है, दैट इज जेनवेक। और ये किस स्ट्रेन से, तो जेन आपको याद ही रहेगा ना, जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन। पहले तो ये क्लियर हो गया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, और कौन से स्ट्रेन से बनाई गई है, कोलार स्ट्रेन से बनाई गई है। तो ये अब इंडिया में ज्यादा कॉमनली यूज हो रही है। तो इंडिया की 2 वैक्सीन अगर आप याद करने की कोशिश करो तो जो लाइव अटेन्यूएटेड है वो है SA14-14-2,
SA1414 सब क्यूटेनियस में 2 डोजेस दिए जाते हैं। वेरस जो किल्ड वैक्सीन है, जिसे आप जेनवेक के नाम से जानते हो, दैट इज गिवन एज इंट्रामस्कुलर 2 डोजेस। तो एक जो एसए वाला है वो सबक्यूटेनियस हो गया, जो जेनवेक इंट्रामस्कुलर हो गया, दोनों में 2 डोजेस दिए जाते हैं। पहला डोज दिया जाता है 9 मंथ्स की एज पे और दूसरा डोज दिया जाता है 16 to 24 मंथ्स की एज पे। चाहे आपने एसए लाइव अटेन्यूएटेड यूज किया हो वाया सबक्यूटेनियस या जेनवेक किल्ड यूज किया हो वाया इंट्रामस्कुलर। दिस कुड बी अ रीसेंट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जापानीज एंसेफेलाइटिस के बाद अगला आ जाता है येलो फीवर, जो हम जानते हैं कि एडीज मस्किटो के थ्रू होता है, तो दिस वी ऑलरेडी नो। पर मुझे आपसे जानना है कि इसे येलो क्यों बोला जाता है, क्योंकि फीवर शब्द तो आप समझ रहे हो मरीज को फीवर होगा, बट येलो क्योंकि इसके अंदर जॉन्डिस देखा जाता है, एंड जॉन्डिस मतलब होता है देयर इज सम काइंड ऑफ लिवर इन्वॉल्वमेंट। अब येलो फीवर की अगर आप डायग्नोसिस करना चाहते हो तो एंटीबॉडी टेस्ट कर लो। अर्ली केसेस में आपको IgM एंटीबॉडी मिलेगी और लेट केसेस में आपको IgG एंटीबॉडी मिलेगी। क्या येलो फीवर वायरस आप देख सकते हो? देख तो नहीं सकते, बट ये वायरस जो काम कराता है वो जरूर देख सकते हैं। साइटोपैथिक इफेक्ट कौन सा दिखता है, ये हमने जनरल वायरोलॉजी में पढ़ा था। येलो फीवर में टोरीज बॉडीज देखने को मिलती है, तो येलो फीवर में टोरीज बॉडीज आएंगी। देयर इज वन मोर थिंग, क्या इंडिया में येलो फीवर है? नहीं, इंडिया इज फ्री फ्रॉम येलो फीवर। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में येलो फीवर नहीं है, यहाँ तो किसी को वैक्सीन भी नहीं लगता। पर हम ये जानते हैं कि अफ्रीका और बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे लोगों को येलो फीवर है। तो अगर वो हमारी कंट्री में प्लेन से या ट्रैवल करके आ रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि उन्हें वैक्सीन लगी हुई हो। अगर वैक्सीन नहीं लगी हुई तो हम उन्हें क्या करेंगे? क्वारंटीन करेंगे। तो सबसे पहले अगर वैक्सीन नहीं लगी हुई तो उन्हें क्वारंटीन करो। कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे पता है कि येलो फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड हमने याद करा था 3 से 6 दिन तक का हो सकता है। तो अगर कोई ट्रैवल करके आ रहा है, अगर उसे येलो फीवर होना हुआ तो 6 दिन में हो जाएगा। तो हमने क्वारंटीन का ड्यूरेशन रखा 6 दिन। एक तो हमने ये प्रिकॉशन ले लिया जिसकी वजह से हमारे पास येलो फीवर पहुंचता नहीं। दूसरा, हमें पता है कि एडीज के मच्छर से ये फैलता है, तो हम अपने एयरपोर्ट के आसपास जो एडीज एजिप्टाई इंडेक्स है वो 1 से कम रखते हैं। मच्छर नहीं रहेगा तो वायरस नहीं आएगा। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए था जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी हुई, पर जो लोग अफ्रीका और ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे येलो फीवर ज़्यादा पाया जाता है, उन्हें वैक्सीन तो लगेगी ही लगेगी। येलो फीवर की वैक्सीन का नाम है 17D वैक्सीन। ये किस प्रकार की वैक्सीन है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। और इतना तो आप शायद पढ़ चुके हो जनरल वायरोलॉजी में कि ये एलेंटोइक कैविटी में बनाई जाती है। तो आप खुद सोचो, अगर ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है तो कोई भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स को दी जाती है? नहीं। दूसरा, अगर ये एलेंटोइक कैविटी में बनाई गई है, एग में बनाई गई है, तो अगर किसी मरीज को या किसी इंसान को एग एलर्जी है तो उसे आप ये वैक्सीन दोगे? अगेन नहीं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और एग एलर्जी वालों को ये वैक्सीन नहीं देनी। अच्छा, अगर कोई अफ्रीका से आ रहा है और उसको वैक्सीन लगी थी, उसने बोला कि हमारे देश में वैक्सीन लगती है, तो वैक्सीन लगने के कितने दिन बाद उसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा? तो 10 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। और यदि उसके हाथ में सर्टिफिकेट है तो क्या आपको डेट चेक करनी है? क्या वो सर्टिफिकेट कभी एक्सपायर होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो लाइफ लॉन्ग है। वैक्सीन लगने के 10 दिन में उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद लाइफ लॉन्ग वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, उसे कोई खतरा नहीं है येलो फीवर का। येलो फीवर के बाद जो अगला डिजीज आता है दैट इज गोइंग टू बी KFD, दैट इज काइसनूर फॉरेस्ट डिजीज, KFD। अभी हमने पढ़ा था फॉरेस्ट डिजीज में इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा वो 4 से 8 डेज होगा। अब हम इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। इसका वेक्टर कौन सा है? तो इसका वेक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी हार्ड टिक। तो अब हमारे साथ अगर इस लाइफ साइकिल को आप ध्यान से देखो, कुछ तो फॉरेस्ट से रिलेटेड होगा, तो इसे मंकी फीवर भी बोला जाता है। तो ये इसके अंदर ऑब्वियसली मैम फॉरेस्ट में टिक्स होते हैं एंड मंकी फीवर बोल रहे हो तो ये मंकी के साथ भी रिलेटेड होगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसकी लाइफ साइकिल एक तरफ टिक में चल रही है, ये एनिमल्स में भी जा सकता है और एनिमल्स गलती से हमारे पास आ सकते हैं। तो हमारे पास किस तरीके से आ सकता है? एक तो है डायरेक्ट टिक नहीं आके हमें बाइट कर लिया, एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा हो सकता है टिक से ये किसी एनिमल में चला गया, एनिमल जो कि मंकी है वो इसका एम्पलीफायर होस्ट माना जाता है, उसने इसे बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जब ये मंकी हमारे कांटेक्ट में आया तो हमें ये डिजीज मिल गई। तो टिक से डायरेक्टली ये डिजीज हम तक आ सकती है, टिक से हो सकता है ये किसी एनिमल के थ्रू हमारे तक आ जाए, पर हमारे से हमारे में ये नहीं फैलती।
पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, तभी मैंने कहा था कि फॉरेस्ट याद रखना, फॉरेस्ट से ही कॉन्टैक्ट में ये होगा। या तो मरीज का किसी एनिमल के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, या मरीज को डायरेक्ट टिक ने आके बाइट करा, पर मरीज से मरीज पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं देखा जाता। काइसनूर फॉरेस्ट डिजीज, मंकी फीवर इज ओके विद एवरीवन। वी कैन नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जीका वायरस। एडीज मुझे बताता है कि वेक्टर हम जानते हैं। अब जीका वायरस फैलता कैसे है? तो एडीज मच्छर से तो हो गया, बट क्या क्या तरीके हैं हमारे में मच्छर के अलावा जिससे जीका वायरस फैल सकता है? तो सबसे पहले ये मदर टू चाइल्ड जाता है, दूसरा ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड हो सकता है, और तीसरा ये ब्लड प्रोडक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मदर टू चाइल्ड। मदर टू चाइल्ड मतलब ये टेराटोजेनिक है, जीका वायरस इज मदर टू चाइल्ड। तो अब मुझे बताओ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, अगर इस मदर को जीका वायरस है तो मदर में क्या क्या हो सकता है? मदर से अगर ये बच्चे में जाएगा तो पहले तो ये प्लेसेंटा में कहाँ जाके बैठेगा, और तीसरा जब ये बच्चे में जाएगा तो ये बच्चे में क्या कराएगा? यहाँ पे मेरे पास 3 सवाल है, मदर में क्या होगा, प्लेसेंटा में क्या होगा, बच्चे में क्या होगा? तो मदर में सबसे पहले ये करा सकता है कार्डियोवैस्कुलर अनोमलीज, तो हमने कार्डियक से देख लिया। दूसरा ये मसल पेन करा सकता है, ये जॉइंट पेन करा सकता है, ये रैश करा सकता है। तो ये तो कुछ स्पेसिफिक ना हुआ ना, ये तो लगभग सारे वायरस करा सकते हैं, जोड़ों में दर्द, मसल में दर्द और साथ में रैश। जो समझने वाली बात है, कॉम्प्लिकेशन, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट इज जीबीएस, गुलियन-बारे सिंड्रोम भी करा सकता है। तो एक हो गया हमारा जीबीएस और एक हो गया सीवीएस, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर अनोमलीज। ठीक है, ये तो मदर में हुआ। मदर से जब ये बच्चे में जाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले इसे प्लेसेंटा में जाना पड़ेगा, और ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्लेसेंटा के कौन से सेल्स में जाके ये बैठता है? प्लेसेंटा के मैक्रोफाजेस में जीका वायरस जाके बैठता है। प्लेसेंटा के मैक्रोफाजेस को हॉफबर्ड सेल्स बोला जाता है, ये बात हमने पैथोलॉजी में पढ़ी हुई है। तो जीका वायरस गोज इनटू मैक्रोफाजेस और द हॉफबर्ड सेल्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद ये जाएगा बच्चे में। बच्चे में अगर सबसे पहले देखो तो सर का साइज छोटा हो जाएगा, माइक्रोसेफेली। उसके अलावा बच्चे की आंखों में 2 दिक्कतें आएंगी, एक तो बच्चे में ग्लोकोमा देखा जाएगा, और आंख के पीछे जो नर्व, ऑप्टिक नर्व होती है, न्यूरोपैथी देखी जाती है। तो ग्लोकोमा, न्यूरोपैथी एंड माइक्रोसेफेली आर फीचर्स ऑफ जीका वायरस। Now finally coming to almost the next and the most important towards the end of this family, that is डेंगी वायरस। डेंगी के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज सब लोग जानते हैं कि डेंगी का जब जो हम रोज़ देखते हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। डेंगी का जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये तो जानेंगे कि प्लेटलेट काउंट कम होता है, पर जहाँ पर सब गलती करते हैं कि डेंगी के मरीज़ का रोज़ रोज़ प्लेटलेट काउंट कराते रहते हैं, वो तो कम हो ही रहा है। आपको एक और चीज़ देखनी है, दैट इज नोन एज हिमैटोक्रिट। हिमैटोक्रिट को पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। डेंगी के मरीजों में कई बार हिमैटोक्रिट भी बढ़ता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ हीमो कॉन्सेंट्रेशन इन पेशेंट्स में पानी वाला पार्ट कम हो जाता है। ब्लड का पानी पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा लॉस हो जाता है। प्लाज्मा लॉस होगा तो खून गाढ़ा हो जाएगा, और खून गाढ़ा होगा तो हिमैटोक्रिट बढ़ेगा। तो अगली बार डेंगी के मरीज में केवल प्लेटलेट काउंट पे नजर नहीं डालनी है, आपको प्लेटलेट काउंट के अलावा हिमैटोक्रिट भी देखना है। अगर हिमैटोक्रिट बढ़ रहा है मतलब मरीज हीमो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है। अब डेंगी का आई थिंक वेक्टर तो एडीज सब जानते हैं। डेंगी एक्चुअली कितने टाइप का होता है? तो अभी तक तो जो माना जाता था डेन 1 to डेन 4, जिसमें से डेन 2 सबसे डेंजरस माना जाता है, बट अब डेन 1 to 4 के बाद बैंकॉक में डेन 5 भी आइडेंटिफाई हो गया है। तो डेंगी अब टोटल डेन 1 to डेन 5 है, सबसे डेंजरस हो गया डेन 2। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो हर बार डेंगी के लैब डायग्नोसिस पे क्वेश्चन आता है। डेंगी के एंटीजन का नाम है NS1 एंटीजन, और डेंगी की एंटीबॉडी जो होती है वो IgM एंटीबॉडी है। तो NS1 एंटीजन, पहले तो मैं आपको बताऊंगी किताबी बात क्या है। किताबी बात ये कहती है कि डे 1 से डे 18 तक एंटीजन ब्लड में पॉजिटिव आ सकता है। ये सिर्फ लिखने की बात है। एक्चुअली टेलिंग यू डे 1 to डे 3 तक, या मैक्स टू मैक्स 5 तक। हमने बहुत कम बार 5 तक देखा है, ज्यादातर सिर्फ पहले 3 दिन ही एंटीजन पॉजिटिव आता है। उसके बाद 3 से 5 दिन के बाद जो पॉजिटिव आने लग जाता है वो एंटीबॉडी होती है। तो दिस इज प्रैक्टिकल नॉलेज दैट आई एम गिविंग यू कि NS1 एंटीजन प्रैक्टिकली 3-4 दिन ही रहता है ब्लड में। उसके बाद एंटीबॉडी आती है। कौन सी एंटीबॉडी आएगी? IgM। और IgM मेजर करने के लिए कौन सा एलाइजा यूज करते हो? मैक एलाइजा। फाइनली सबसे अच्छी टेक्निक तो हमेशा जेनेटिक्स मानी जाती है। PCR तो वो तो है, पर हम आमतौर पे करते नहीं, हम एंटीजन एंटीबॉडी करते हैं। डेंगी से आगे बढ़ने से पहले अगर NS1 एंटीजन पूछा गया कभी टेस्ट कराने के लिए तो वो डेंगी का टेस्ट है। और RK39 एंटीजन किसका टेस्ट है? रिमेंबर आई टोल्ड यू रैपिड टेस्ट फॉर काला आजार। RK39 काला आजार का टेस्ट एंटीजन टेस्ट माना जाता है।
ठीक है, अब हम इस पूरी फैमिली को खत्म करने के बाद अगली फैमिली, मतलब हमने सारे आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शंस खत्म कर दिए। फॉर अ क्विक रिवीजन आई विल क्विकली टेक यू बैक। एंड इस आर्बो वायरस में आपको पढ़ना था रुबेला वायरस, जो आपने पढ़ लिया, चिकुनगुनिया का चिक साइन देख लिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस का क्यूलेक्स का साइकिल देख लिया, येलो फीवर 17D वैक्सीन, जीका वायरस का प्लेसेंटा मदर टू चाइल्ड, डेंगू वायरस के बारे में एंटीजन एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस सी आप पहले पढ़ चुके हो। तो दीज आर द मेन वंस दैट यू हैड टू स्टडी। अब हम अगली फैमिली की तरफ चलते हैं विच इज नोन एज द रियोविरिडे फैमिली। अभी आपने पढ़ा था कि रियोविरिडे फैमिली में एक तो आ रहा था कोलोराडो टिक फीवर, जो टिक की वजह से होता है, एंड दूसरा जो इसमें आता है दैट इज रोटा वायरस। रोटा वायरस के बारे में आप क्या क्या ऑलरेडी जानते हो? पहली चीज जो आप जानते हो कि अच्छा रोता हुआ बच्चा था, मैम आपने कहा था वो यूनिसेफ वाली एड, तो कैसा शेप बना था? रोटेटिंग व्हील वाला शेप बना था। इस वायरस का जो शेप है वो व्हील शेप है। दूसरा मैम आपने कहा था ये डायरिया कराता है। डायरिया वाला आरएनए वायरस डबल स्ट्रैंडेड था, बाकी सारे आरएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड थे, डायरिया वाला डबल स्ट्रैंडेड था। तो ये तो पता लग गया, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन, रोटा वायरस, और ये बहुत जल्दी कराता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 1 से 3 दिन है। होता कैसे है बच्चों में? बच्चों में कुछ गड़बड़ खाने पीने की वजह से होगा, फीको ओरल होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज कि कौन सा टॉक्सिन है जो डायरिया कराता है? इट इज NSP4 एंटेरो। तो ऑब्वियसली बात है इंटेस्टाइन डायरिया के लिए एंटेरोटॉक्सिन यूज करोगे। कौन सा टॉक्सिन होता है? NSP4। जिन लोगों को फुल फॉर्म जानना है, NSP मतलब नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बट लिखा नहीं, इसका मतलब जानना नहीं। NSP4 इज द टॉक्सिन विच कॉजेज डायरिया इन रोटा वायरस। तो अब डायरिया हो रहा है तो बच्चे से क्या सैंपल लोगे? ऑब्वियसली बच्चे से स्टूल सैंपल लोगे, उसमें आप एंटीजन डिटेक्शन करोगे या फिर हर बार की तरह PCR करोगे। पीडियाट्रिक्स में क्वेश्चन आता है कि रोटा वायरस की वैक्सीन का क्या नाम है? तो रोटा नाम पे ही रखा हुआ है, रोटाटेक, रोटारिक्स। पर इस वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट है जिसे बोला गया है इंट्यूसिसेप्शन। देखो पीडियाट्रिक्स में इंट्यूसिसेप्शन वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट पैथ माइक्रो में इंट्यूसिसेप्शन 2 बार आता है। एक तो हो गया रोटा वायरस की, रोटा वायरस की वजह से नहीं होता, रोटा वायरस की वैक्सीन का साइड इफेक्ट माना जाता है। पैथोलॉजी में इंट्यूसिसेप्शन प्यूट जैगर पॉलिप के साथ देखा गया है। तो इन दोनों कंडीशंस में इंट्यूसिसेप्शन की हिस्ट्री आपको आएगी। रियोविरिडे फैमिली हो गया, एक तो रोटा वायरस की कहानी और एक कोलोराडो टिक फीवर। अब दूसरा आता है फिलोविरिडे फैमिली। फिलोविरिडे फैमिली में 2 चीजें आती हैं, एक है मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस कराता है हेमरेजिक फीवर, मतलब फीवर विद ब्लीडिंग। मार्बर्ग वायरस इज गोइंग टू कॉज हेमरेजिक फीवर। फीलो वायरस का जो हीरो है, जो अफ्रीका में पाया जाता है, दैट इज इबोला वायरस, जिसपे क्वेश्चन आता है। इबोला वायरस की शेप सब जानते हैं, हमने पढ़ा था, इबोला लुक्स लाइक बोल ऑफ स्पगेटी पास्ता। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था ना, बोल ऑफ स्पगेटी पास्ता मतलब ये फिलामेंशियस वायरस है। बिल्कुल कैसे स्प्रेड होता है? सिक्रीशन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू द लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में मुझे दिखा कि यहाँ पे जो रेजर्वॉयर है वो तो बैट है। तो बैट आके किसके कॉन्टैक्ट में? अब एक फॉरेस्ट में सोचो, बैट किसी ना किसी एनिमल के कॉन्टैक्ट में होगा। तो ये लाइफ साइकिल तो एनिमल और बैट के बीच में चल रही थी। प्लीज याद रखना ये केवल बैट है, ये फ्रूट बैट नहीं है। फ्रूट बैट नीपा वायरस में था, ये केवल बैट है। तो बैट वाली जो साइकिल एनिमल्स के साथ है, तो हम कैसे आए? तो हमारे तक क्या हो सकता है, या तो ये बैट है किसी तरह हमारे कांटेक्ट में आ गया, या फिर ये एनिमल किसी तरह हमारे कांटेक्ट में आ गया। 2 ही चीजें हो सकती है, या तो बैट आ गया हमारे कांटेक्ट में या एनिमल आ गया हमारे कांटेक्ट में। पर क्या हमारे से हमारे को भी हो सकता है? यस, ह्यूमन टू ह्यूमन इज नोन। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू, पहले जो नीपा वायरस पड़ा था, क्या वो भी ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता था? बिल्कुल। तो आई मेक 1 ह्यूमन, आई मेक 1 मोर ह्यूमन, बिल्कुल हो सकता है। अभी आप कह रहे हो इबोला वायरस भी ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है, बट अभी हमने एक डिजीज पढ़ी थी, काइसनूर फॉरेस्ट डिजीज। वो फॉरेस्ट था, वो या तो टिक या फिर मंकी, वो फॉरेस्ट से ही आएगा, हमसे हम में नहीं जाएगा। हमसे हम में, ह्यूमन से ह्यूमन जाने के लिए ये बैट वाला, नीपा का फ्रूट बैट, इबोला का केवल बैट। तो क्या ये पेशेंट सिक्रीशंस की वजह से होता है? बिल्कुल। अब कितना टाइम का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है? तो याद रख सकते हो, इट इज रफली फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 2 days to 2 weeks, 2 से 14 दिन, ऐसे मैंने याद करा है। 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक कुछ भी हो सकता है, ऑल्दो इबोला का इंक्यूबेशन पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इबोला के अलग अलग स्ट्रेन्स है। ये 3 स्ट्रेन्स है जिनका आपको नाम याद रखना है। जायर इबोला वायरस सबसे ज्यादा विरुलेंट माना जाता है, जैसे मैंने याद करा है, जायर इज जबरदस्त जहर, जायर इज जबरदस्त जहर, तो ये बिल्कुल जहर का काम करता है, ये सबसे डेडली है। आइवरी कोस्ट थोड़ा कम डेडली है,
पर रेस्टॉन तो डिजीज कराता ही नहीं, उसके नाम पे ही है ना, रेस्टॉन तो रेस्ट कर रहा है, वो डिजीज कराएगा ही नहीं। जायर जहर की तरह डिजीज कराएगा और रेस्टॉन बिल्कुल भी डिजीज नहीं कराएगा। तो अब मुझे बताओ, यदि आपको एक ट्रीटमेंट के लिए ड्रग बनाना है या प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन बनानी है, तो आप किसके खिलाफ बनाना चाहोगे? वो जहर वाले जायर के खिलाफ बनाना चाहोगे। तो इन्होंने आजकल एक इबोला वायरस के लिए वैक्सीन बना दी है। तो उस वैक्सीन में सिर्फ आपको ये जानना है कि क्या लिखा होगा, जायर वैक्सीन लिखा होगा, तो आप जान जाओगे कि हाँ अच्छा ये जहर वाला इबोला वायरस के लिए वैक्सीन बनाई गई है, उसी के खिलाफ बचाना चाहते हो। और ऐसे ही अगर ड्रग बनाना चाहोगे तो ड्रग कौन सा बनाया है? इन्होंने बनाया है इनमाजेब। अब इतना तो आप जानते हो कि ये जहां भी ये वर्ड्स आते हैं फार्माकोलॉजी में MA, तो ये होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, है ना। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसके लिए बनाई गई? कौन से इबोला वायरस के लिए बनाई गई होगी? जायर के लिए बनाई गई होगी। तो इनमाजेब का फुल फॉर्म अब पढ़ो, इट इज गोइंग टू बी अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर जायर इबोला वायरस। एंड ये 3 ड्रग्स हैं जिनके नाम आपको नहीं याद करने, बट इनका मेन नेम इनमाजेब जरूर याद रखना है। तो अब हो गया इबोला वायरस की स्टोरी खत्म, एंड आपने जितनी भी छोटी छोटी फैमिलीज थी अब वो पढ़ डाली है। अब जो हम अंत में पढ़ेंगे, हमारे 2 मेन वायरस जो बचे हैं, एक हो गया रेट्रोवायरस जिसमें HIV और HTLV आएगा, और आखिर में कोरोना वायरस। RNA वायरस की अगली फैमिली है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में 2 वायरसेस आते हैं, एक है HIV जो सब जानते हैं, और दूसरा है HTLV वायरस। HIV अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा पाया जाता है, तो दोनों है, HIV-1 एज वेल एज HIV-2। तो यदि आप किसी मरीज का या किसी का भी टेस्ट कराना चाहते हो तो दोनों HIV-1 और 2 का टेस्ट कराना है। पर अधिकतर मात्रा में HIV-1 पाया जाता है, और HIV-1 का ग्रुप M, उस ग्रुप में से सब टाइप C ज्यादा कॉमन है। तो HIV-1 ग्रुप M सब टाइप C इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। अब हम पहले HIV का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम ज्यादातर जब चीजें पढ़ते हैं तो HIV-1 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, बट ऑलमोस्ट सब कुछ HIV-2 का भी सेम ही है। तो HIV-1 में 2 टाइप के जीन्स हैं, एक है स्ट्रक्चरल जीन्स और एक है नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स याद करना ज्यादा आसान है क्योंकि वो केवल 3 है। कौन कौन से हैं वो 3 जीन्स? एक है ENV, एक है गैग और एक है पॉल। तो अब इन तीनों को एक बार लोकेट कर लो। ENV का मतलब होता है एनवेलप, जो बाहर पाया जाएगा। तो बाहर मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं, एक है GP120, दूसरा है GP41, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो राउंड ऑफ करके 120 और 41 का टोटल बना 160। तो टोटल इसे बोला जाता है 160। दोबारा देख लो कि ये जो पूरा प्रोटीन है इसे बोला जाएगा 160। इसमें जो ऊपर वाला भाग है दैट बिकम्स GP120, जो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है दिस बिकम्स GP41। ये तीनों एनवेलप पे हैं तो एनवेलप प्रोटीन्स। दूसरा आता है गैग। गैग वो होगा जो इस वायरस के अंदर पाया जाएगा। तो गैग में कौन कौन से नंबर्स हैं? P6, P7, फिर 7 का 17 बना देना, एंड अंत में P24, जो आप नीडल स्टिक इंजरी में ज्यादातर P24 की टेस्टिंग कराते हो। तो एक बार मेरे साथ रिपीट कर लो, 6, 7, 17 और 24। और ये तीनों कौन, ये चारों कौन बनाता है? गैग जीन बनाता है। फाइनली आता है पॉल जीन। पॉल जीन से बनते हैं 3 एंजाइम्स। उन तीनों एंजाइम्स को याद करने का तरीका है RIP। क्या है RIP? R फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, I फॉर इंटीग्रेज एंड P फॉर प्रोटीज। यही यहाँ पे लिखा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीज। क्या इनके साथ वाले P नंबर्स हमें याद करने हैं? बिल्कुल नहीं। RIP का सिर्फ आपको R रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज याद करना है, क्योंकि RIP कौन सी एज पे होगा? 65 के बाद वाली एज पर ही होता है RIP। तो P66 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नंबर है। इसके अलावा आपको और कोई P नंबर नहीं याद करना। तो एनवेलप, गैग और पॉल रिवाइज कर दो। एनवेलप में आएगा GP120, GP41, दोनों को ऐड करा तो लगभग 160। गैग में क्या आता है? P6, P7, 7 का 17 और एंड में आ गया 24। पॉल में क्या आता है? 3 एंजाइम्स, RIP, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीज। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है HIV का अटैचमेंट। तो HIV हमारी बॉडी में आके किन 2 सेल्स पे अटैच होता है? एक है CD4 T सेल्स और दूसरे हैं मैक्रोफाज। और अटैच करने के लिए HIV के पास क्या है? एक है GP120 और एक है GP41। तो सबसे पहले आके वो किससे जुड़ेगा? वो GP120 से जुड़ेगा। फिर एक चेंज आएगा और दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल काम करेगा आके? वो है GP41। तो क्या आपको लगता है कि जब ये आके अटैच करते हैं तो ये तो हो गया रिसेप्टर अटैचमेंट, मतलब ये पहली चीज पर आकर ये हमारे या तो CD4 T सेल के रिसेप्टर के साथ अटैच करेंगे या मैक्रोफाज के, पर
पर एक रिसेप्टर के साथ अटैच कर देने से, जैसे यहाँ पर CD4 के साथ अटैच कर देने से HIV काम नहीं कर पाएगा पूरे तरीके से। अटैचमेंट के साथ एक और रिसेप्टर पे भी जुड़ना जरूरी है, उसे बोला जाता है को रिसेप्टर बाइंडिंग। वो को रिसेप्टर बाइंडिंग कौन से दो को रिसेप्टर्स हैं? CXCR4 एंड CCR5। शायद आपने ये पैथोलॉजी में कहीं पढ़ा है। CXCR4 और CCR होते क्या है? ये होते हैं कीमोकाइन रिसेप्टर। तो अब आपने जाना कि HIV को हमारी बॉडी में आके बाइंड करना है अगर, तो पहले एक तो बाइंडिंग है जो GP120 और 41 कराता है हमारे टी सेल्स के साथ, एक बाइंडिंग है जो आके उसे किससे जुड़ना है? हमारी बॉडी में CXCR4 और CCR5 से जुड़ना है। अटैचमेंट हो गई, अब HIV ने काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें आपको एक्स एक्सिस पे तो समय बताया, वीक्स, दिन, हफ्ते, महीने, साल जितने बीते, और दूसरे वाई एक्सिस पे इन्होंने बताया CD4 काउंट। तो लगभग जो नॉर्मल CD4 काउंट एक किसी भी इंसान में होती है 1500 के आसपास होती है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ 1200 से शुरू करा कि जो ब्लू वाला ग्राफ है, प्लीज इसे देखो, ये आपको CD4 काउंट के बारे में दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो एक और ग्राफ है यहाँ पे रेड वाला, ये रेड वाला ग्राफ मुझे बताता है कि HIV वायरस कितना बढ़ रहा है हमारी बॉडी में या घट रहा है। तो अब ये देखो, शुरुआत में क्या है? CD4 काउंट मैम नॉर्मल रही होगी 1200-1400 नॉर्मल इंसान वाली, तो ये यहाँ पर ग्राफ है। HIV वायरस शुरू में तो 0 रहा होगा, किसी के पास HIV तो होता नहीं। अब ये देखो कि जैसे जैसे HIV किसी को हुआ और HIV शरीर में बढ़ना शुरू हुआ, तो देखो कौन सा काउंट है, कौन सा सेल है जो घटना शुरू हो गया? वो है CD4। तभी हम कहते हैं ना कि HIV में CD4 काउंट कम होता है। तो बिल्कुल यही हुआ, इसे बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। और जब हमारी बॉडी के टी सेल्स कम होंगे और वायरस बढ़ता जाएगा तो मुझे सिम्टम तो आएंगे मरीज में देखने को। अक्यूट HIV सिंड्रोम, इसमें लिखने की कोई भी बात नहीं है। अक्यूट HIV सिंड्रोम में वो सारे बेसिक सिंड्रोम के फीचर्स होते हैं जो किसी भी इन्फेक्शन में मिलेंगे। फीवर, सोर थ्रोट, जोड़ों में दर्द होना, मसल में दर्द होना, कई बार रैश देखने को मिल सकती है, लिम्फ नोड एक आधा बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये सिंपल वाले जो इन्फेक्शन के फीचर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि वायरस की तादाद शरीर में बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि वायरस अपने आप कम होना शुरू हो गया। वो अपने आप कम नहीं हुआ है। देखो, एक वायरस आपकी बॉडी में आया, शुरू में तो उसने आपके सेल्स को कम कर दिया। शुरू में तो आपने देखा कि आपके सेल्स कम होने शुरू हो गए, पर आपकी बॉडी ऐसी फ्री में थोड़ी बैठी है कि कोई भी वायरस आएगा और मार के चला जाएगा। तो आपके सेल्स ने कहा नहीं, हम फाइट करेंगे। आपके CD4 सेल्स ने फाइट करने की कोशिश करी, और क्योंकि उन्होंने फाइट करने की कोशिश करी तो ये जो वायरस का काउंट था वो कुछ समय के लिए कम हुआ। तो थोड़ा सा तो हमने फाइट करा, पर अगेन हमारे और HIV में से अनफॉर्चुनेटली जीतता कौन है? HIV जीतता है। तो कुछ समय बाद HIV को लगा चलो अब इससे ज्यादा तो ये क्या फाइट करेगा, वायरस अब फिर से बढ़ना शुरू होता है। पर इतना याद रखो कि इस दौरान अब आपका जब इम्यूनिटी फाइट कर रही थी तो इस दौरान तो आपको सिम्टम नहीं आएंगे मरीज में। तो क्या हम इसे क्लिनिकल लेटेंसी बोल सकते हैं? क्लिनिकल लेटेंसी का मतलब कोई क्लिनिकल फीचर नहीं है। आपको मरीज को देख के कभी भी नहीं लगेगा कि इसको HIV है। क्लिनिकल फीचर नहीं है तो क्लिनिकल लेटेंसी है। क्या माइक्रोबायोलॉजी लेटेंसी है? अगर आप इस दौरान मरीज का HIV का टेस्ट कराओ, मैम वो तो पॉजिटिव आएगा। देयर इज नो माइक्रोबायोलॉजी लेटेंसी। तो भले ही मरीज देखने में बिल्कुल नॉर्मल हो, पर अगर माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट कराओगे तो उसमें कोई लेटेंसी नहीं है। वायरस मिलेगा आपको, HIV टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और एक समय ऐसे आएगा उसके बाद कि जब अंत में आके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लग जाएंगी। जब CD4 काउंट इतना कम हो जाएगा और वायरस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो मरीज को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होंगी। तो द ओनली टेक होम मैसेज ओवर हियर इज कि भले ही मरीज देखने में क्लिनिकली लेटेंट हो, नॉर्मल हो, पर उसका ये मतलब नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी लेटेंसी आ गई है। टेस्ट तो पॉजिटिव तब भी आ सकता है। अब जो आजकल का रीसेंट क्वेश्चन है वो कौन से CD4 के काउंट पे कौन सी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देखी जाती है, ये आजकल के लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं विच आई हैव गॉट यू। तो हमने कहा था कि 500-600 के आसपास तक तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। 500-600 के CD4 काउंट पे भी हम काम चला लेते हैं। 600 के आसपास सबसे पहले 600 याद रखना, 600 के आसपास सूजन आती है। 600 के आसपास किस में सूजन आती है? लिम्फ नोड में सूजन आती है। याद हो जाएगा, 600 के आसपास लिम्फ नोड में सूजन आती है। 500 के आसपास हर्पीज ज़ोस्टर वायरस होता है। ये हम सारे हर्पीज की बात नहीं कर रहे हैं, ज़ोस्टर वायरस की बात कर रहे हैं।
400 के आसपास, FMG जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, 400 के आसपास कापोसी सार्कोमा होता है। वन थिंग आई वांट टू टेल ऑल द स्टूडेंट, कापोसी सार्कोमा किसी भी काउंट पे हो सकता है, 500, 400, 300, 200, बट यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वो 400 के आसपास। उस एग्जाम में 350 और 450 एक ऑप्शन थी, तो वो सिलेक्ट करना था। उसके बाद जब काउंट गिरेगा फर्दर, 300 और 200 के आसपास पहुंचेगा, तो 300 के आसपास मरीज को या तो ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया या टीबी, ये जो टीबी की बात हो रही है ये लंग्स में बात हो रही है, पूरे बॉडी के टीबी की बात नहीं हो रही। तो टीबी मैम, अब 300 का मतलब एग्जैक्ट 300 नहीं, 300 से 400 के बीच वाला जो वैल्यू है उस पे टीबी हो सकता है। टीबी 300-400 वाली वैल्यू पे होता है। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं, 200 से कम, 100 से कम, 50 से कम। वहां तक जाने से पहले 600 पे 600 पे सूजन होगी लिम्फ नोड की, 500 पे क्या होगा, 500 पे हर्पीज ज़ोस्टर वायरस होगा, 400 के आसपास कापोसी सार्कोमा और 300-400 पे टीबी होने के चांसेस है। अब 200 से कम, 200 से कम आई थिंक एक इन्फेक्शन है न्यूमोसिस्टिस कैरेनाई निमोनिया, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी बार फंगल चैप्टर में। तो न्यूमोसिस्टिस कैरेनाई निमोनिया 200 से कम, पीसीपी के साथ एक और ऐसा ही निमोनिक याद कर लो, एमसीएम मुझे बताता है M फॉर म्यूकोक्यूटेनियस हर्पीस, ठीक है। देन एक और M है जिसका मतलब हो गया मिलियरी टीबी। अब देखो केवल टीबी पूछा तो 300-400 के आसपास की वैल्यू, पर मिलियरी टीबी मतलब पूरे बॉडी में डिसेमिनेशन हो गया तो वो 200 से कम। उसके अलावा C से दो चीजें, एक हो गया कैंडिडा इन्फेक्शन और दूसरा हो गया क्रिप्टोस्पोरिडियम, जो डायरिया कराता है HIV के पेशेंट्स में। तो याद रखो, एक तो याद करना है 200 से कम में पीसीपी, उसके आगे याद आएगा MCM, मतलब हो गया M से हो गया हमारा मिलियरी टीबी, M से हो गया म्यूकोक्यूटेनियस हर्पीज एंड C से कैंडिडा एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम। अब आते हैं 100 से कम। 100 से कम मुझे ज्यादातर ब्रेन ही सुनाई देगा। 100 से कम ब्रेन मतलब सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। क्रिप्टोकोकस क्या कराता है, मेनिंजाइटिस। लिम्फोमा कहाँ का, ब्रेन का। डिमेंशिया तो ऑब्वियसली ब्रेन का ही मेमोरी लॉस हुआ। एंड प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, ब्रेन की प्रॉब्लम। तो ये जितनी भी ब्रेन वाली चीजें हैं वो 100 से कम में हो गई। फाइनली आ गया 50 से कम। 50 से कम दो शॉर्ट फॉर्म याद रखने हैं, CMV रेटिनाइटिस एंड मैक, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। तो रिमेंबर CMV MAC, ये तीन अक्षर वाले आ गए 50 से कम में। तो ये हो गए हमारे सारे ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। बट यहाँ पर एक चीज आई वांट टू हाईलाइट, HIV के केस में लंग इन्फेक्शंस पे अलग से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले दो तो मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया लिखे हैं, एक तो निमोनिया हो गया और एक हो गया टीबी। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा एक फंगस, न्यूमोसिस्टिस कैरेनाई। तो याद रखो कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो 500 से कम, हमने कहा था ना 300 से 400, तो मोटा 500 से कम, CD4 काउंट 500 से कम होगा तो या तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो सकता है या फिर वो टीबी हो सकता है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक बार पढ़ लेंगे कि एग्जामिनर ने रेडियोलॉजी की फाइंडिंग क्या दी है। न्यूमोनिया में हम जानते हैं कि पूरा लोब चला जाता है, तो इसे बोला जाता है लोबार कंसोलिडेशन। टीबी में वी ऑल नो कि रेडियोलॉजी पे एक बहुत फेमस फाइंडिंग मिलती है विच इज नोन एज द स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। तो ये दोनों इन्फेक्शंस जो है वो 500 से कम के CD4 काउंट पे मिलेगी। बट न्यूमोसिस्टिस कैरेनाई निमोनिया हमें पता है CD4 काउंट 200 से कम पे पाया जाता है और इसके रेडियोलॉजी में हाइलम के आसपास ओपेसिटीज मिलती है, पेरी हाइलर। अब मैम एग्जाम में क्या हुआ, यदि उन्होंने ये सब ऐसे साथ दिया हुआ तो हम आंसर बना लेंगे, बट अगर उन्होंने कहा कि CD4 काउंट है से 100, ठीक है, अब 100 तो 200 से भी कम है, 100 तो 500 से भी कम है, तो मैम 100 के काउंट पे तो ये भी हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं। तो लंग्स में अब मुझे क्या देखना है, CD4 काउंट से भी ज्यादा जरूरी क्या है कि एक्सरे करने पे मरीज को क्या दिख रहा है। अगर CD4 काउंट 100 है, आपने कहा कि मैम ने कहा था 200 से कम तो न्यूमोसिस्टिस कैरेनाई निमोनिया है, बट एक्सरे पे मुझे लोबार कंसोलिडेशन दिख रही है, तो एक्सरे के ऊपर आप एक नंबर को कभी नहीं चुनोगे, एक्सरे जो दिखा रहा है वो फाइनल हो जाता है। तो लोबार कंसोलिडेशन फॉर निमोनिया, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस फॉर टीबी, पेरी हाइलर फॉर न्यूमोसिस्टिस कैरेनाई निमोनिया। अब हम चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। अगर HIV की डायग्नोसिस बनानी है तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एलाइजा करा जाता है या एंजाइम इम्यूनोएसे। तो इतना घबराना मत कि इतने सारे जनरेशंस हैं, पर ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखाया है कि आपको जानना है कि इनमें से कौन सा वाला एलाइजा है जो आजकल स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस में लिखा गया है। दैट इज गोइंग टू बी 4th जनरेशन एलाइजा और एंजाइम इम्यूनोएसे आपको स्क्रीनिंग के लिए
जानना है। और कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट है, तो इन सब में से जो ऑप्शंस होगी, कंफर्मेशन के लिए हम हमेशा वेस्टर्न ब्लॉट मानते हैं। रिपीटिंग स्क्रीनिंग के लिए 4th जनरेशन एलाइजा और कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्टिंग। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्टिंग होती क्या है, सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्टिंग का मतलब है आप एंटीबॉडीज ढूंढ रहे हो ये सारे पी मॉलिक्यूल्स के खिलाफ। ये पी मॉलिक्यूल्स क्या थे, एंटीजन थे। मरीज ने क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाई, तो आप वो एंटीबॉडी ढूंढ रहे हो। और WHO और CDC ने 2 अलग अलग गाइडलाइंस दी हैं। WHO ने कहा कि कोई भी 2 एनवेलप बैंड्स के खिलाफ, आप बाकी सब मिले या ना मिले, 2 एनवेलप बैंड्स कौन से थे पहले तो मुझे बताओ। एक था GP160 और इनको तोड़ा था तो बना था GP120 एंड GP41। तो इन तीनों में से कोई भी 2 आपको मिल गए तो HIV पॉजिटिव है। CDC ने कहा हमें भी 2 ही बैंड्स की जरूरत है, पर इस बार आपको 3 में से नहीं चुनना, आपको 4 में से चुनना है। 3 तो अभी भी वही है WHO वाले, बट CDC ने P24 को भी रखा है। तो CDC कहता है P24, 160, 120, 41, इन 4 में से कोई 2 आने चाहिए। इन 4 में से कोई 2 आएंगे तो CDC कहता है कि HIV पॉजिटिव है। WHO कहता है कि 3 में से 2 आ जाएंगे तो WHO के हिसाब से HIV पॉजिटिव है। तो आप वेस्टर्न ब्लॉट पढ़ने की कोशिश करो। ये एक्चुअली एक डायग्रामेटिक है और ये एक्चुअल वेस्टर्न ब्लॉट है, तो डायग्रामेटिक थोड़ा बेहतर समझ में आ रहा है। तो पहले मुझे बताओ इस मरीज के बारे में आपको क्या लग रहा है, कितने बैंड्स दिख रहे हैं। मुझे GP160 का बैंड दिख रहा है, फिर मुझे GP120 का बैंड दिख रहा है। मैम आपने कहा था, WHO ने कहा है कोई 2 भी दिख जाएंगे तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो ये वैसे ही बन गया, बट इसके अलावा मुझे इतने सारे बैंड्स भी दिख रहे हैं तो और मेरा कोई शक नहीं बचा, ये पॉजिटिव तो है। पहला वाला मरीज देखो, इसमें भी 160 आ रहा है, 120 आ रहा है, फिर वो 41। एनवेलप के 3 में से 2 आने चाहिए थे, 3 में से तीनों ही आ रहे हैं, पॉजिटिव तो ये हो चुका है। तो इस हिसाब से आप पढ़ोगे, WHO कहता है 3 में से कोई 2 और CDC कहता है 4 में से कोई 2। ओके, अब फाइनली अब हमारे पास आता है सबसे फेमस क्वेश्चन। यदि आप कोई नर्स या कोई मेडिकल प्रोफेशनल या एज अ डॉक्टर, एज एन इंटर्न, आपको कभी नीडल स्टिक इंजरी देखनी पड़ी या नीडल स्टिक इंजरी हुई, तो नीडल स्टिक इंजरी के बाद HIV, आप ऑब्वियसली आपको तो रात को नींद आनी बंद हो जाएगी कि आप जानना चाहोगे कि नीडल स्टिक इंजरी हुई तो मुझे HIV पेशेंट से, तो क्या मुझे HIV हुआ या नहीं। तो सबसे पहला अर्लीस्ट टेस्ट आप कौन सा करा सकते हो, ज्यादातर पेशेंट्स को और इवन डॉक्टर्स को लगता है कि वो टेस्ट है P24 एंटीजन। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। अभी तक क्वेश्चन P24 एंटीजन पे ही आता था, पर आपको पता है P24 एंटीजन से भी पहले ब्लड में क्या आ जाता है, ग्राफ में दिख रहा है। सबसे पहले 12 दिन के आसपास जो ब्लड में आ जाता है वो है HIV RNA। तो HIV RNA टेस्ट आप P24 एंटीजन से भी पहले करा सकते हो। दैट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ HIV। HIV की सारी कहानी खत्म। जो आपको रेट्रोवायरस के लिए जाननी थी, रेट्रोवायरस में जो दूसरा वायरस है जो आप सबको जानना है दैट इज HTLV। ये हम बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि HTLV वायरस हमने पैथोलॉजी में पूरा पढ़ रखा है। HTLV का फुल फॉर्म है ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा वायरस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मरीज में क्या कराएगा, जिसके नाम में ही टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा है, वो मरीज में भी टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा कराएगा, अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा। इसके अलावा ये टी से एक और चीज आता है TSS, ट्रॉपिकल स्पैस्टिक पैरेसिस। ट्रॉपिकल स्पैस्टिक पैरेसिस, तो एक तो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा वायरस हो गया, ये अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा कराता है, ये T फॉर ट्रॉपिकल स्पैस्टिक पैरेसिस कराता है, और ये सब ये कौन से जीन के थ्रू कराता है, T फॉर टैक्स जीन के थ्रू कराता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली कौन से सेल्स देखने को मिलते हैं इसमें, दीज आर द क्लोवर लीफ सेल्स। मैंने यहाँ पे फोटो नहीं दिखाई क्योंकि पैथो में बहुत डिटेल में हमने ऐसे सेल्स देखे थे जिनका न्यूक्लियस लीफ की तरह लग रहा था। क्लोवर लीफ सेल्स देखे जाते हैं इन केस ऑफ HTLV। और ये स्प्रेड कैसे होता है, बाय ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो हो सकता है बॉडी फ्लूइड, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री दी हो और HTLV वायरस मदर से चाइल्ड में जा रहा हो, तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से ये स्प्रेड होगा। रेट्रोवायरस की कहानी खत्म। वायरोलॉजी का जो आखिरी चैप्टर है वो है कोविड-19, जो आपको शायद जानना इतना जरूरी है भी नहीं क्योंकि आप सब इसके बारे में काफी कुछ ऑलरेडी जानते हो। तो जल्दी से 10 मिनट में इसे पढ़ लेते हैं। 90% इंफॉर्मेशन आपके पास है, 10% कुछ आई विल ऐड। तो कोविड-19 को, जिसे हम वुहान वायरस भी जानते हैं, सार्स कोरोना वायरस भी जानते हैं, तो कोविड-19 एक्चुअली कौन सी फैमिली का पार्ट है, कोरोना विरिडे फैमिली है। और उसमें से भी जो जीनस है वो कौन सा कोरोना वायरस की हम बात
कर रहे हैं बीटा कोरोना वायरस। तो कोरोना विरिडे फैमिली एंड जीनस इज बीटा कोरोना वायरस, और ये इसकी फोटो है। आपको सारे प्रोटीन्स के बारे में नहीं जानना, आपको जानना है कि कोविड को जो हम कह रहे थे ना क्राउन की तरह दिखाई देता है, तो ये जो क्राउन के लिए जो निकल रहे हैं ये स्पाइक्स, इन्हें क्या बोला जाता है? ये एस प्रोटीन को बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन। एस प्रोटीन इज नोन एज स्पाइक प्रोटीन। ये वाली फोटो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे कि इसके अंदर से ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं, तो ये कौन से हैं? स्पाइक प्रोटीन। तो अब एक्चुअल फोटो देखते हैं। ये आया कोरोना वायरस, ये था इसके पास स्पाइक प्रोटीन। पर आप क्या जानते हो कि स्पाइक प्रोटीन ना नॉर्मल जो कोरोना वायरस घूम रहा है हमारे बाहर एनवायरनमेंट में, उसका स्पाइक प्रोटीन बंद है, वो किसी भी चीज से जाके जुड़ नहीं सकता। जब वो आपकी बॉडी में भी आता है वो किसी से जुड़ नहीं सकता। हम अपने लिए दिक्कत खुद ही खड़ी करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास हमारे सेल्स में एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है TMPRSS2। हम इस मॉलिक्यूल को यूज करके पहले ये बंद वाले एस प्रोटीन को खोलते हैं, और फिर यही एस प्रोटीन हमारे ही सेल के ACE2 रिसेप्टर पे आके जुड़ जाता है। तो प्लीज रिमेंबर TMPRSS2, हम अपनी दिक्कत खुद ही खड़ी कर रहे हैं। एस प्रोटीन तो बंद था, वो वैसे भी इन्फेक्शन नहीं कराने वाला था। हम पहले क्या यूज करते हैं, हमारे पास है TMPRSS2, हम TMPRSS2 से एस प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, और फिर ये एस प्रोटीन इतना थैंकलेस है, हमने एक तो इसे एक्टिवेट करा, ये आके हमसे ही जुड़ जाता है। तो ये क्या करता है, ये आके अटैच हो जाएगा कौन से रिसेप्टर के पास? ACE2 रिसेप्टर पे आके अटैच होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यदि अगर कोई ऐसे 0.1% जनता बची है, वैसे तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास बाय बर्थ TMPRSS2 है ही नहीं, तो उनके लिए एक अच्छी बात ये होगी कि क्योंकि TMPRSS2 नहीं है तो उनको कभी कोविड नहीं हो पाएगा। बट ऐसे बहुत ही रेयर लोग हैं जिनमें ये डिफेक्ट पाया गया है। तो अब हम जानते हैं कि जिन्हें कोविड होगा, ये तो कुछ याद करने वाली चीज नहीं है। फीवर, ड्राई कॉफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमारी स्मेल और टेस्ट की सेंसेशन चली गई थी। कुछ लोगों को मसल, जोड़ों में भी दर्द हुआ था, मसल में भी दर्द हुआ था। GI कंप्लेंट्स, नोजिया, वॉमिटिंग देखा गया था। काफी लोगों को जो सेकेंड वेव था उसमें डायरिया भी हुआ था। तो इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोविड के लिए आपको याद करनी है, क्योंकि आपने खुद इसे एक्सपीरियंस करा है। हाँ, रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन रेडियोलॉजी में क्या पाया जाता है, मल्टीफोकल GGOs। व्हाट आर GGOs? GGO रेफर्स टू ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। तो अब आप देखोगे कि इन सारे जो रेडियोलॉजी की पिक्चर्स हैं इसमें आपको यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर दिख रहा है, पर ये पूरे तरीके से व्हाइट नहीं है। ग्राउंड ग्लास क्या होता है? ग्लास तो क्या है, ग्लास के आप आर पार देख सकते हो। ग्राउंड ग्लास मतलब चूरा, जिसका टूटा हुआ ग्लास। अब मैम उसके ना आर पार भी नहीं देख सकते, पर वो बिल्कुल काला भी नहीं दिखाई देता, वो बीच में कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो बन रहा है ये आपको कुछ धुंधला वाला व्हाइट बन रहा है। मतलब मुझे बिल्कुल भी ये व्हाइट, बिल्कुल ऐसा बोन जैसा व्हाइट भी नहीं दिखाई दे रहा, और ये बिल्कुल मुझे एयर जैसा काला भी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये हेजी हो गया, कुछ कुछ इसके आर पार दिख रहा है, कुछ कुछ नहीं दिख रहा। अगली फोटो देखो, इसके अंदर भी धुंधला धुंधला वाला व्हाइट व्हाइट हुआ, तो उसे बोलेंगे GGO, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। और अगर पूरा व्हाइट हो गया, अब मुझे इसके आर पार कुछ नहीं दिख रहा, जब पूरा व्हाइट हो जाता है दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन। तो अगर ज्यादा कॉमन पूछा गया तो सबसे कॉमन रेडियोलॉजी फाइंडिंग इज मल्टीफोकल GGO। अगर दोनों को मिला दो, थोड़ा धुंधला वाला व्हाइट और टोटल वाला व्हाइट, मतलब मैम कई बार ये आसपास पाए जाते हैं। देखो पूरा वाला व्हाइट और उसके आसपास थोड़ा धुंधला वाला व्हाइट, तो इसे बोलेंगे हैलो साइन। और इसी का उल्टा कर दो, अब बीच में ले आओ धुंधला वाला साइन और आसपास ले आओ पूरा व्हाइट, तो इसे बोलेंगे रिवर्स हैलो। दोबारा रिपीट करो, अगर आसपास हैलो होता है तो उसे हमेशा हैलो ही बोलते हैं ना, पेरी न्यूक्लियर हैलो पढ़ते थे। आसपास अगर धुंधला है तो वो हैलो हो जाएगा, और बीच में अगर धुंधला है तो उसे हम बोल देंगे रिवर्स हैलो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे आसपास तो बिल्कुल व्हाइट दिखाई दे रहा है, जो ब्लैकिश थोड़ा धुंधला वाला एरिया है वो सेंटर में है, तो ये रिवर्स हैलो साइन की तरह ज्यादा दिख रहा है। और रिवर्स हैलो साइन को रेडियोलॉजी में बोलते हैं एटॉल साइन। ओके, फाइनली कई बार आपको पूरे लंग्स ही ऐसे इन्वॉल्व दिखाई देंगे, जैसे कि कोई जो सड़क बनती है ना, पत्थर जुड़ते हैं उसके अंदर, उसे बोला जाता है क्रेजी पेवमेंट पैटर्न। तो रेडियोलॉजी में सबसे कॉमन GGOs, पूरा व्हाइट हो गया तो कंसोलिडेशन, दो टाइप के साइन दैट इज हैलो एंड रिवर्स हैलो साइन, पूरे लंग्स इन्वॉल्व हो गए तो क्रेजी पेवमेंट साइन। अब माइक्रोबायोलॉजी पे आते हैं, तो आप क्या करते थे, आपका एक सैंपल लिया जाता था, एक नेजोफैरिंजियल स्वैब लिया जाता था, एक ओरोफैरिंजियल स्वैब। तो वन नेजोफैरिंजियल स्वैब, वन
ओरोफैरिंजियल स्वैब और इन दोनों को सेम वाइल में डाल दिया जाता था। इनके लिए दो अलग ट्यूब नहीं लेनी, क्योंकि है तो एक ही मरीज का ना, तो एक ही वाइल में डालो। इस वाइल में आपने दोनों स्वैब्स डाल दिए, पर इस वाइल में पहले से एक फ्लूइड है। इसे बोला जाता है वीटीएम। वीटीएम मतलब वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। रियली मैम, इतना तो हमने नोटिस ही नहीं किया था जब हम अपना कोविड का सैंपल दे रहे थे, बट है। सो प्लीज रिमेंबर, चाहे नेजोफैरिंजियल हो या ओरोफैरिंजियल हो, दोनों को हमने डाल दिया इस ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब में पड़ा हुआ है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, जिससे डायग्नोसिस होगी। तो डायग्नोसिस के लिए क्या कर रहे थे? जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज गोइंग टू बी आरआरटी पीसीआर। ये हमने पैथोलॉजी में पढ़ा है। केवल आरटी पीसीआर ना बोल के हम इसे आरआरटी पीसीआर क्यों बोल रहे हैं? पीसीआर तो सब जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटी भी सब जानते हैं कि ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि आरएनए वायरस की बात हो रही है। पर इसके साथ हम इसे रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। तो आरआरटी पीसीआर है। रियल टाइम मतलब ये मुझे सीटी वैल्यू भी देता था, याद है? हर रिपोर्ट के अंत में आपको दिखता था सीटी वैल्यू 9, सीटी वैल्यू 24। तो हमने उल्टा जाना था, जितनी सीटी वैल्यू कम होगी उतनी इन्फेक्शन ज्यादा होगी। तो सीटी वैल्यू और इन्फेक्शन उल्टा चलता था। देखो, ये सीटी वैल्यू रेडियोलॉजी की सीटी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक सीटी वैल्यू सीटी स्कैन पे दी जाती है, ये वो वाली नहीं है। ये सीटी वैल्यू हम माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे निकालते हैं। Please remember this. It's very very important. What you need to know, CT मतलब साइक्लिक थ्रेशोल्ड। कितनी बार साइकिल चलाने पे मुझे, या पीसीआर की साइकिल कितनी बार चलाई और वायरस दिख गया? आप खुद सोचो। अगर ऑलरेडी किसी की बॉडी में 1000 वायरस पड़े हैं, तो मैम आप 1-2 साइकिल चलाओगे, आपको कंप्यूटर पे वायरस दिख जाएगा। अगर 1 या 2, बहुत कम, जैसे 2 की सीटी वैल्यू पे अगर मुझे वायरस दिखने लग गया, 2 बार साइकिल चलाने पर ही आपको वायरस दिख गया मैम, मतलब वायरस बहुत तादाद में रहा होगा, तभी 1 या 2 साइकिल में ही दिख गया। मतलब अगर इतनी सी सीटी वैल्यू है तो इन्फेक्शन तो बहुत ज्यादा रही होगी। वेरस अगर आपको साइकिल चलानी पड़ी 20 बार आपको पीसीआर करना पड़ा, तब जाके वायरस दिखा। मतलब वायरस इतना कम था बॉडी में कि आपको 20 बार उसकी पीसीआर की साइकिल करनी पड़ी, तब जाके इन्फेक्शन आपको दिखनी शुरू करी। तो जितनी ज्यादा सीटी वैल्यू होगी, मतलब इन्फेक्शन उतनी कम। तो उल्टा चलता है ये। तो जब हम पीसीआर का टेस्ट लगाते हैं, तो कौन से जीन्स उस रिपोर्ट को कभी पढ़ा है कि कुछ जीन्स है जिनके आगे लिखा होता है कि शायद कोविड है, और कुछ के आगे लिखा होता है पक्का कोविड है? तो पहले याद रखना, ईएनएस जो है, ये जो 3 जीन है, दीज आर गोइंग टू बी सेमी कन्फर्मेटरी। तो कन्फर्मेटरी हमें ज्यादा जरूरी है याद रखना। एक हो गया आरडीआरपी जीन और एक हो गया ऑर्फ जीन। ये रटने वाली चीजें, ईएनएस भले ही याद ना करो, पर कंफर्मेशन करना है तो आरडीआरपी और ओआरएफ जीन याद कर लेना। फाइनली ये तो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट था, बट हमने ज्यादातर जो टाइम निकाला है वो स्क्रीनिंग वाले कार्ड टेस्ट पे निकाला है। बिफोर आई एंड, आई थिंक इतना अब तक सब जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी में कि जो प्रिंसिपल है दैट इज गोइंग टू बी आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इट इज गोइंग टू बी इम्यूनोक्रोमैटोग्राफी। ये किसी भी कार्ड टेस्ट का प्रिंसिपल हमेशा इम्यूनोक्रोमैटोग्राफी टेस्टिंग ही होता है। हर कार्ड टेस्ट में एक कंट्रोल की लाइन होती है। अब कंट्रोल की लाइन तो हमेशा आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि कंट्रोल की लाइन मुझे ये दर्शाती है कि जो हमने टेस्ट लगाया है वो वैलिड है। हमें पॉजिटिव नेगेटिव कौन बताता है? टेस्ट वाली लाइन। अब टेस्ट वाली लाइन अगर आई है तो मतलब मरीज को कोविड है, और टेस्ट वाली लाइन अगर नहीं आई तो मरीज को कोविड नहीं है। पर क्या ये फाइनल टेस्ट है? बिल्कुल नहीं। कार्ड टेस्ट कभी भी किसी चीज का फाइनल नहीं होता। कार्ड हमेशा एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और अब फाइनल टेस्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज गोइंग टू बी RRT-PCR. So with that we have wrapped up all of our COVID and our entire virology. But virology खत्म करने से पहले जल्दी से 5 मिनट में I want to revise for you all the different antiviral agents. तो सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी वो पूरी herpes वाली फैमिली थी ना। तो herpes वाली फैमिली में चाहे herpes simplex virus 1-2 हो या herpes zoster, varicella zoster हो, सबका ड्रग ऑफ चॉइस वाज एसाइक्लोवीर। बट जो साइटोमेगैलोवायरस था, साइटोमेगैलोवायरस हो या साइटोमेगैलोवायरस का रेटिनाइटिस हो, तो साइटोमेगैलोवायरस में गैनसाइक्लोवीर था। एंड ऑब्वियसली रेटिनाइटिस मतलब आपको इंट्राविट्रियल इंजेक्शन गैनसाइक्लोवीर का देना पड़ेगा। रिपीटिंग, सारे हर्पीज के लिए एसाइक्लोवीर, बट साइटोमेगैलोवायरस के लिए क्या बन जाएगा? गैनसाइक्लोवीर। यदि इनमें से किसी से रेजिस्टेंस हुई तो रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज किया जाता है? फॉस्कारनेट। सबसे पहला ड्रग फॉस्कारनेट। आजकल सीडोफोविर भी रेजिस्टेंस के लिए आया है। तो रिपीट करो, सारे हर्पीज के लिए एसाइक्लोवीर, सीएमवी के लिए गैनसाइक्लोवीर, इनमें से किसी की भी रेजिस्टेंस हुई तो फॉस्कारनेट या सीडोफोविर। अगला आता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वैसे तो 1980 में इरेडिकेट हो चुका है, बट यदि कभी इसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए तो इस सीडोफोविर का ही एक
ड्रग वेरिएशन है नोन एज ब्रिनसीडोफोविर। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट मतलब बैन हो चुका है, जो बैन वाला है वो सीडोफोविर नहीं, वो ब्रिनसीडोफोविर वाला ड्रग है। फाइनली आजकल एक डिजीज फेमस हो रही है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के लिए टी पॉक्स दिया जाता है, मंकी पॉक्स के लिए टी पॉक्स दिया जाता है। टी पॉक्स क्या है, इट इज टीकोविरीमैट। टीकोविरीमैट या फिर टी पॉक्स भी याद कर लो, तो याद रखना मंकी पॉक्स के लिए टी पॉक्स। अगला आता है इन्फ्लुएंजा, वो जो स्वाइन फ्लू से हमने पढ़ा था। तो इसमें हमें क्या जानना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक होता है न्यूरामाइनिडेज इनहिबिटर। न्यूरामाइनिडेज इनहिबिटर में जो पहला ड्रग है वो है टैमीफ्लू, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि अच्छा ओसेल्टामिविर जो है टैमीफ्लू वो हम ओरल रूट से देते हैं, बाकी ज़ैनामिविर जो है वो नेजल रूट से देते हैं, ज़ैनामिविर नेजल रूट से देते हैं। और पैरामिविर कौन से देते हो, तो पैरा को थोड़ा आगे पीछे कर दो, पारे, पारे मतलब पारेंटरल रूट आईवी से देते हैं। रिपीटिंग वंस अगेन, ओसेल्टामिविर को ओरल देते हैं, ज़ैनामिविर को नेजल देते हैं, एंड पैरा पारे मतलब पैरेंटरल रूट से देते हैं। बाकी अगर M2 इनहिबिटर्स यूज करें हम इन्फ्लुएंजा के लिए, तो मैंटा मैंटा, M2 मैंटा मैंटा मतलब एमेंटाडीन राइमेंटाडीन, ये M2 इनहिबिटर्स हैं। एंड में आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, R फॉर R। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के लिए दिया जाता है रिबाविरिन। पर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की प्रोफाइलैक्सिस के लिए it is pavlizumab which is a new drug that has come. Remember respiratory के लिए ribavirin, but इसकी prophylaxis के लिए pavlizumab. Finally with this हमारा वायरोलॉजी का चैप्टर खत्म हुआ, फुल वायरोलॉजी डन। बट अगेन यहाँ तक आते आते जब आप बैक्टीरियो माइको पैरासिटोवायरो पढ़ चुके हो तो कन्फ्यूजन काफ़ी होगा, इसलिए एक बार खुद से इन नोट्स को आपको रिवाइज करना, इट्स मैंडेटरी। अदरवाइज सारे बैक्टीरिया वायरस आपस में दिमाग में घुल जाते हैं एंड देन यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चंस। तो एक बार इसे सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज रिवाइज करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो।